नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार के नॉवल मिलता है। इस कहानी में सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसनी 18 जोड़ कंटेंट हो सकते। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। चले आप कहानी पर नजर डालें। खूबसूरत सीईओ को मुझसे प्यार हो गया। अध्याय 101 101 9795 गुलाब के पीछे बंदूक। 101 अध्याय 97 अध्याय 95 गुलाब के पीछे बंदूक। 101 अध्याय 97 अध्याय 95 गुलाब के पीछे बंदूक। 11 बजे की दिशा में खड़े आदमी ने भी कदम बढ़ाया और उसकी चाल उसके आगे वाले आदमी की तुलना में स्पष्ट रूप से स्थिर थी। उसकी निगाह रियर ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं पर टिकी हुई थी और अर्जुन रायजादा उस आदमी को देखते हुए अपने दिल में एक अशुभ भावना महसूस कर रहा था। इस आदमी में कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अर्जुन रायजादा यह नहीं बता सका कि वह क्या था। सुंदर महिला, क्या मैं आपको नृत्य के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ये रियर ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। ऐसा लग रहा था कि क्लब में उसकी उपस्थिति सचमुच एक गर्म खबर थी। ली रुओ अपने रूप को लेकर बहुत आश्वस्त थी। किसी पुरुष की निगाहें उस पर 3 सेकंड से कम समय तक टिकना दुर्लभ था। ली रुओ ने हंसते हुए कहा, ये तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड से पूछना होगा। क्या ऐसा है? आदमी की मुस्कान में एक भयावह मोड़ आ गया। उसका हाथ अचानक उसकी पैंट की जेब में चला गया। फिर एक हैंडगन पकड़े हुए उसने कपड़े के माध्यम से अर्जुन रायजादा से कहा, मुझे लगता है सर आप इतने तुच्छ नहीं होंगे, है ना? ससस। अर्जुन रायजादा तुरंत हक्का बक्का रह गया। उस आदमी के पास वास्तव में एक बंदूक थी। जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वे दोनों इतने करीब थे कि अगर दूसरा पक्ष गोली चला देता तो अर्जुन के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। इसलिए वह बिना हिले डुले सोफे पर बैठा रहा, जबकि रियो ओबरॉय को ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। अर्जुन की नजर कॉफी टेबल पर पड़ी, जिसके दूसरे छोर पर एक आदमी खड़ा था। अर्जुन की आंखें चमक उठी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि नृत्य में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बोलते समय अर्जुन रायजादा ने अपना पैर कॉफी टेबल पर जोर से पटक दिया, जिससे क्रिस्टल टेबल उस आदमी के पैर की हड्डी से टकरा गई। वह व्यक्ति दर्द से कराह उठा और दांत पीसते हुए उसने कई गोलियां चलाईं, लेकिन सभी गोलियां चूक गईं। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से रियर ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को जमीन पर गिरा दिया। पीछे मुड़ते समय अर्जुन रायजादा का दाहिना पैर उस आदमी के गाल पर जोर से चला। वह आदमी तुरंत फर्श पर गिर पड़ा। भाड़ में जाओ। अर्जुन रायजादा ने अपने दांत पीस लिए, अपनी मुट्ठियां भींच ली और आगे की ओर भागा। जमीन पर पड़ा आदमी भी अर्जुन रायजादा पर झपटा और दोनों के बीच फर्श पर हाथापाई हो गई। आसपास का शोर उस आदमी की गोली की आवाज को दबा गया। अब जब अर्जुन रायजादा उस आदमी से लड़ रहा था तो उनके चारों ओर की भीड़ पीछे हट गई, एक घेरा बनाकर चिल्लाने लगी, उसे मार दो, उसे मार दो। वास्तव में इस लड़ाई में किसी का कोई वास्तविक हित नहीं था। यह मानव स्वभाव का ही एक हिस्सा था कि वह रक्तपात और क्रूरता के दृश्य देखना चाहता था। अर्जुन रायजादा उस आदमी के ऊपर बैठ गया। उसकी मुट्ठियां उसके सिर पर जोरदार तरीके से बरस रही थीं। वह आदमी, जो अब पराजित हो चुका था और अब प्रतिरोध करने में असमर्थ था, एक उन्मत्त गर्जना करने लगा। उसके हाथ अर्जुन रायजादा को पंजे से पकड़ने लगे। ली रुओ, जो बेहद डरी हुई थी, ने मुक्त होने के बाद तुरंत पुलिस को फोन किया। जैसे ही वे निकट पहुंचे, पुलिस सायरन बजने लगा और क्लब में हंगामा बंद हो गया। प्रवेश द्वार पर नशीली दवाएं लेने वाले और अंदर मादक पदार्थों से खेलने वाले लोग पुलिस के पहुंचने से पहले ही गायब हो चुके थे। पुलिस को किसने बुलाया? झांग ग्यानटोव के नेतृत्व में पूरी तरह से सशस्त्र अधिकारियों की एक टुकड़ी अंदर घुसी और क्लब में मौजूद लोग एक तरफ हट गए। किसी ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि हमेशा की तरह आक्रामक रहने वाले लोग भी इस समय किनारे पर छिप गए, क्योंकि झांग ग्यानटोव हमले का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। कैप्टन झांग, मैंने ही फोन किया था। रियर ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा और जल्दी से भीड़ के बीच से निकल गई। झांग ग्यानटोव अचंभित रह गया। फिर उसने आश्चर्य से रियर ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को देखते हुए पूछा, तुम? हाँ। रियर ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने सिर हिलाया, जबकि अर्जुन रायजादा उस आदमी के साथ फर्श पर जूझते हुए चिल्लाया, और मैं? झांग ग्यानटोव की आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गईं जब उसने जमीन पर लड़ रहे अर्जुन रायजादा को देखा। इस समय उसमें किसी सज्जन का कोई निशान नहीं था। वह पूरी तरह से एक गुंडे की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन इस समय अर्जुन रायजादा द्वारा पकड़ा गया आदमी पहले से ही इतना पीटा गया था कि उसे पहचानना मुश्किल था। अर्जुन रायजादा, झांग ग्यानटोव ने बोलना शुरू किया, लेकिन अर्जुन रायजादा ने जोर से बीच में टोकते हुए कहा, इस आदमी की जेब में बंदूक है, सभी लोग सावधान रहें। लोग दहशत में तितर बितर हो गए। अब किसी की भी पास आने की हिम्मत नहीं थी। झांग ग्यानटोव ने तुरंत अपनी टीम को दौड़कर उस आदमी को हथकड़ी लगाने का संकेत दिया, जबकि अर्जुन रायजादा अंततः जमीन से उठकर एक तरफ बैठ गया और भारी सांसें लेने लगा। ली रुओ जल्दी से अर्जुन रायजादा को उठाने के लिए आगे आए। झांग ग्यानटोव ने उस व्यक्ति की जेब से टाइप 54 हैंडगन निकाली, जिसके क्लिप में 5 गोलियां शेष थीं। देखने वाले लोग आश्चर्य से भर गए। क्लब वास्तव में अराजकता से भरा हुआ था। अर्जुन रायजादा, आपको जांच में सहायता के लिए हमारे साथ आना होगा।
झांग यांटोग ने अर्जुन रायजादा को गौर से देखा। ठीक है, अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाकर सहमति जताई। क्यों? अर्जुन रायजादा संदिग्ध नहीं है। उन्होंने बस बहादुरी से कदम उठाया। यदि वह ऐसा न करता तो यह आदमी क्लब में परेशानी पैदा कर देता। अगर उस समय कोई मर गया होता तो पुलिस बिना किसी चोट के बचकर नहीं निकल सकती थी। रियो ओबरॉय ने असंतुष्ट होकर झांग यांटोग से बहस करते हुए कहा, यह सिर्फ जांच में सहायता कर रहा है, हम उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। झांग यांटोग ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूं। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं से कहा, तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए, कल शनिवार है, तुम आराम कर सकते हो। ठीक है, रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने असहायता से सिर हिलाया। ये बहुत ज्यादा था, आखिरकार उन्हें एक प्रेमी मिल गया, फिर भी पहली रात को ही ऐसा होना ही था। ली रुओ को कुछ हद तक बदकिस्मती महसूस हुई। अर्जुन रायजादा झांग यांटोग के साथ चले गए। उस व्यक्ति को पुलिस कार के पीछे वाले कक्ष में बंद कर दिया गया था और चूंकि अर्जुन रायजादा संदिग्ध नहीं था, इसलिए वह झांग यांटोग के साथ आगे की सीट पर बैठा था। कार स्टार्ट हुई और अंदर सन्नाटा छा गया, केवल ड्राइवर अर्जुन रायजादा और झांग यांटोग ही अंदर थे। कुछ समय के लिए यह बहुत ही अजीब था। अर्जुन रायजादा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, जबकि झांग यांटोग ने बस खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। कैप्टन झांग, उस दिन के बारे में मुझे सचमुच बहुत दुख है। अर्जुन रायजादा ने झांग यांटोग की ओर देखते हुए कहा, ये ठीक है, मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था। झांग यांटोग ने अपना सिर हिलाया। जब वह बोल रही थी तो उसने उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा, इसलिए अर्जुन रायजादा को पता था कि वह उस पर गुस्सा होगी। अर्जुन रायजादा ने आह भरी और अपना मुंह बंद रखा। 2 मिनट बाद झांग यांटोग ने अचानक पूछा, आप और रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा ओ बहुत करीब लग रहे हैं। हम। अर्जुन रायजादा दंग रह गया और अजीब तरह से हंसा, वह मेरी महिला बॉस है। क्या ऑफिस रोमांस मजेदार होता है? झांग यांटोग ने ठंडे स्वर में पूछा। गलत मत समझिए, रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के साथ मेरा रिश्ता बहुत साधारण है। वह राष्ट्रपति हैं और मैं क्या हूँ? अर्जुन रायजादा ने जल्दी से समझाया। झांग यांटोग आश्चर्यचकित दिखे और हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, सच में? बेशक ये सच है, अर्जुन रायजादा ने दृढ़ता से घोषणा की। अपने दिल में उसने कभी भी स्मृतिपूर्व रोमांस को गंभीरता से नहीं लिया था। अर्जुन रायजादा ने इसे रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के चरित्र के रात के खेलों में से एक के रूप में देखा। झांग यांटोग ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, हम वैसे भी यह मेरा कोई काम नहीं है। तुम्हारा उससे जो भी रिश्ता है, मुझे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? वास्तव में। इसके बाद पुलिस की गाड़ी थाने पहुंची। उस व्यक्ति को कई पुरुष अधिकारियों द्वारा नीचे ले जाया गया और पूछताछ कक्ष में बंद कर दिया गया। झांग यांटोग की जांच में सहयोग करने के बाद अर्जुन रायजादा को रिहा कर दिया गया। झांग यांटोग ने अपनी जांच पूरी कर रियो ओबरॉय और अर्जुन रायजादा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, उसके साथ एक अजनबी की तरह व्यवहार किया। इससे अर्जुन रायजादा को बहुत अजीब महसूस हुआ। अंत में उसके पास सोने के लिए घर वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अर्जुन रायजादा ने रात बेचैनी में बिताई और बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, खासकर रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं द्वारा अर्जुन रायजादा से कहे गए शब्द, जो उसकी स्मृति खोने से पहले का प्यार था। अगर यादें वापस आ गईं तो उन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। अर्जुन रायजादा के लिए यह एक ऐसी बात थी जिसे छोड़ना कठिन था। कभी कभी अर्जुन रायजादा को पता चलता था कि रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के लिए उसके मन में कुछ भावनाएं थीं, मानो उनके बीच एक पतला पारदर्शी पर्दा पड़ा हो। बस एक कदम आगे बढ़ाओ और यह फट जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या कल रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को भी याद रहेगा कि उसने आज क्या कहा था। अर्जुन रायजादा ने आह भरी और फिर आंखें बंद करके तारे गिनने लगा। अगली सुबह अर्जुन रायजादा को उसके फोन की घंटी बजने से अचानक नींद से जगाया गया। यह जियाओ एर था। यह आदमी बहुत चालाक था। अर्जुन रायजादा ने कॉल का जवाब दिया और उन्मत्त चिल्लाहट सुनी, भाई अर्जुन, कुछ भयानक हुआ है, जियाओ को पीटा गया है, आपको जल्दी आना होगा। अरे तुम कहाँ हो? अर्जुन रायजादा चौंक गया और बिस्तर से उछल पड़ा। कैसीनो में बहुत सारे लोग दौड़कर आए और हमारे यहाँ तोड़फोड़ करने लगे और लोगों को भी मारने लगे, जियाओ एर चिल्लाया। बिना एक शब्द कहे अर्जुन रायजादा ने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर भागा, अपनी छोटी ऑटो को तेजी से चलाते हुए। उसका इंजन गर्जना कर रहा था और निकास से काला धुआं निकल रहा था। अर्जुन रायजादा ने अपने दांत भींच लिए। फैन जिक्सियाओ मुसीबत में था और इससे वह बहुत चिंतित था। कुछ ही समय में छोटा ऑटो अंततः यूनिवर्सिटी सिटी पहुंच गया। यूनिवर्सिटी सिटी के बाहर व्यापार अभी भी फल फूल रहा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि एक हॉटपॉट रेस्तरां के सामने टैंक टॉप पहने 2 आदमी खड़े थे। दोनों ही चौड़े और खतरनाक थे, दिखने में अच्छे लोग नहीं थे। कार अभी पूरी तरह से रुकी भी नहीं थी कि अर्जुन रायजादा ने आत्मविश्वास से हैंड ब्रेक खींच दिया, जिससे जमीन पर एक काला निशान बन गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम वहां नहीं जा सकते। प्रवेश द्वार पर खड़े 2 आदमी अर्जुन रायजादा पर चिल्लाए। मैं बस अंदर देखना चाहता हूँ।
अर्जुन रायजादा मुस्कुराया, क्योंकि कहावत है कि आप मुस्कुराते हुए चेहरे पर वार नहीं करते। हालांकि दोनों पुरुषों को यह नहीं पता था कि अर्जुन रायजादा की मुस्कान के पीछे एक छिपा हुआ ब्लेड छिपा हुआ था। जैसे ही अर्जुन रायजादा बोला, उसने अपनी मुट्ठी घुमाई, जिससे एक व्यक्ति पलक झपकते ही गिर गया और दूसरा अचंभित रह गया। लेकिन जब तक वह प्रतिक्रिया करता, अर्जुन रायजादा का पैर पहले ही उसका जोरदार स्वागत कर चुका था। 102 अध्याय 98 अध्याय 96 युद्ध देवता दोनों को अर्जुन रायजादा ने एक पल में बिछा दिया और वह जल्दी से आगे बढ़ गया। अंदर जाने से पहले ही वह अंदर से फैंग जिक्सियाओ की दिल दहला देने वाली चीखें सुन सकता था। अर्जुन रायजादा अंदर घुसा और उसने देखा कि लगभग 20 युवकों का एक गिरोह लोहे की छड़ों, बेसबॉल के बल्लों और चाकुओं से लैस था, जबकि जमीन पर फैंग जिक्सियाओ के अनुयायी पड़े थे। हर कोई खून से सने फर्श पर दर्द से तड़प रहा था। फैंग जिक्सियाओ को दो लोगों ने हाथों से पकड़ रखा था और एक गोरिल्ला जैसा दुर्जय व्यक्ति फैंग जिक्सियाओ पर अपनी मुट्ठियों से जमकर प्रहार कर रहा था। मादरचोद! अर्जुन रायजादा गुस्से में दहाड़ा और उन पर हमला कर दिया। भाई अर्जुन! अर्जुन रायजादा की क्षमताओं को देखकर जो अनुयायी अभी भी हिल डुल सकते थे, जमीन से ऊपर आ गए। अर्जुन रायजादा के आगमन से उन सभी को आशा की एक किरण महसूस हुई। 20 से अधिक आदमी तुरंत अर्जुन रायजादा का सामना करने के लिए मुड़े। अब तक अर्जुन रायजादा पूरी तरह क्रोधित हो चुका था। उसने हमेशा फैंग जिक्सियाओ को अपने छोटे भाई की तरह माना था। अपने भाई को प्रताड़ित होते देख उसकी आंखें लाल हो गईं। भाड़ में जाओ! अर्जुन रायजादा ने जमीन से धक्का दिया और हवा में उछलकर उनकी ओर झपटा। एक गुंडे ने लोहे की छड़ लेकर अर्जुन रायजादा पर क्रूरतापूर्वक हमला किया, जिसने गुंडे के चेहरे पर वार किया। ये प्रहार संभवतः नाक तोड़ने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही अर्जुन रायजादा जमीन पर उतरा, उसने लोहे की छड़ पकड़ लिए ओबरोए और दहाड़ते हुए बोला, भाइयों आओ हम सब मिलकर इन कमीनों को मार डालें। अर्जुन रायजादा के नेतृत्व में घायल हुए लोगों ने भी साहस जुटाया और जो कुछ भी मिल सका उसे लेकर पुनः युद्ध में शामिल हो गए। अर्जुन रायजादा ने अकेले ही 100 लोगों का सामना किया। एक लोहे की छड़ पकड़े हुए और क्रोध से भरकर वह स्वर्ग से उतरने वाले युद्ध देवता की तरह बन गया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और लोहे की छड़ से उसने 2 लोगों की हत्या कर दी और 5 को घायल कर दिया। बाकी लोगों के पास आने की हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन रायजादा एक जंगली जानवर की तरह क्रूर दिखाई दिया जब सभी लोग पीछे हट गए। गोरिल्ला जैसा दिखने वाला आदमी अर्जुन रायजादा के पास आया। उसकी मुट्ठियां 2 हथौड़ों की तरह भींची हुई थीं। आप मेरे लिए मरो! अर्जुन रायजादा गुस्से से चिल्लाया, एक लोहे की छड़ पकड़ते हुए। यद्यपि वह अपने प्रतिद्वंद्वी से बहुत छोटा था, फिर भी अर्जुन रायजादा को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। प्रतिद्वंद्वी ने गुस्से से पलटकर देखा और ऐसा लगा जैसे उनके बीच क्रोध की एक बड़ी लहर उठ खड़ी हुई हो। अर्जुन रायजादा ने आगे बढ़ते हुए अपनी चाल चली। वह आदमी अपने पैर फैलाकर खड़ा था, अर्जुन रायजादा के हमले के लिए तैयार। जैसे ही अर्जुन रायजादा 3 मीटर के भीतर आया, वह अचानक जमीन पर फिसल गया, लेट गया और अपनी गति का उपयोग करते हुए गोरिल्ला की जांघों के ठीक नीचे फिसल गया। गोरिल्ला स्तब्ध रह गया। फिर अचानक उसे पीछे से तीव्र दर्द महसूस हुआ। वह पीड़ा से चीखा, पीछे की ओर हाथ बढ़ाया लेकिन उसे छू नहीं सका, इसलिए वह दर्द के कारण केवल एक ही स्थान पर घूम सकता था। अर्जुन रायजादा ने अपने हमले में कोई दया नहीं दिखाई। उसने लोहे की छड़ उठाए और बार बार उस आदमी के सिर के पीछे निशाना साधा। बूम! चाहे बड़ा वानर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उस समय वह गिरने से खुद को नहीं रोक सका। आसपास के गुंडे दंग रह गए। अर्जुन रायजादा ने मुंह भर लार थूकी जिसमें खून मिला हुआ था। उसने इशारा करते हुए कहा, भाइयों मेरे लिए दरवाजा बंद कर दो, आज हम कुत्तों को मारने के लिए दरवाजा बंद करना खेलेंगे। दहाड़ो दहाड़ो दहाड़ो, कुत्तों को मारने के लिए दरवाजा बंद करो। भीड़ ने दरवाजा घेर लिया। अर्जुन रायजादा फैंग जिक्सियाओ को उठाने के लिए जल्दी से आगे बढ़े और पूछा, जी जियाओ, क्या तुम ठीक हो? भाई अर्जुन, मैं अब ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर से आते तो शायद मैं ठीक नहीं होता। फैंग जिक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके सफेद दांत ताजा खून से सने हुए थे। अर्जुन रायजादा ने फैंग जिक्सियाओ की छाती को महसूस किया और फैंग जिक्सियाओ ने दर्द से तेजी से सांस ली। अर्जुन रायजादा ने गुस्से से कहा, धिक्कार है, 2 पसलियां टूट गईं। धिक्कार है, हम उनका वध करने जा रहे हैं। फैंग जिक्सियाओ को 2 घायल अनुयायियों ने सहारा दिया। अर्जुन रायजादा ने शेष 9 विरोधियों को घूरते हुए पूछा, मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा है? अगर तुम ये जानना चाहते हो तो जाकर राजा यान से पूछो। नेता, जो डेनिम चौगा और बड़ी बाली पहने हुए एक आदमी था, ने अर्जुन रायजादा को घूर कर देखा। अर्जुन रायजादा ने ठंडे स्वर में कहा, बहुत अच्छा, चूंकि आप मुझे राजा यान से पूछने के लिए कह रहे हैं, तो आप नीचे जाकर पहले उसे यह स्पष्ट कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए अर्जुन रायजादा तुरंत उन पर झपटा, इतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए कि पलक झपकते ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी तक पहुंच गया। 9 लोगों ने अर्जुन रायजादा को घेर लिया, जिसने एक हाथ से लोहे की छड़ पकड़ी और एक ही झटके में 3 बदमाशों को एक तरफ कर दिया, जिससे वे पीछे की ओर लड़खड़ा गए और उनकी पसलियां टूट गईं। 10 पाउंड से अधिक वजन वाली लोहे की छड़ ने अर्जुन रायजादा की ताकत के साथ मिलकर कम से कम 200 पाउंड का वार किया।
इतनी ताकत और गति के कारण इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी पसलियां टूट गईं। लानत है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कान की बाली पहने आदमी ने दांत पीसते हुए अर्जुन रायजादा पर 1.2 मीटर से अधिक लंबी कुल्हाड़ी घुमाई, जो एक तरफ हट गई। उसके हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ उस आदमी के सिर पर जा गिरी। हालांकि इस बार अर्जुन रायजादा ने अपनी ताकत पर नियंत्रण कर लिया। एक ही वार से प्रतिद्वंद्वी के सिर से भारी मात्रा में खून बहने लगा। भयभीत होकर बाली वाले ने अपना हथियार गिरा दिया और चिल्लाया, हे भगवान, मुझे खून बह रहा है, मुझे खून बह रहा है। भाइयों, इस कमीने को मेरे लिए पकड़ लो। अर्जुन रायजादा चिल्लाया और फैंग झिक्सियाओ के कई अनुयायी तुरंत दौड़ पड़े और उन्माद में बाली वाले आदमी पर टूट पड़े। किसी बाहरी व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि वे किसी पागल सुअर को रोक रहे हैं। कान में बाली पहने आदमी ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, मुझे मत छुओ, वरना मैं मिस्टर को मार डालूंगा। युवराज, आपके पूरे परिवारों को मिटा दें। श्री युवराज। अर्जुन रायजादा अचंभित रह गया। भाई अर्जुन, श्री क्राउन प्रिंस दक्षिणी जिले का एक गिरोह है। हालांकि वे हमारे पीछे क्यों पड़ेंगे, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। फैंग झिक्सियाओ अपनी छाती पकड़े हुए था, लगातार खून थूक रहा था। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से कहा, जल्दी करो, झिक्सियाओ को अस्पताल ले जाओ। ठीक है। कई छोटे भाइयों ने तुरंत फैंग झिक्सियाओ को कैसीनो से हाल ही में खरीदी गई वैन में उठा लिया और फिर जल्दी से उसे जियागुआई सिटी अस्पताल ले गए। अर्जुन रायजादा पूछताछ करने के लिए बाकी छोटे भाइयों के साथ पीछे रह गया। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और बोला, बच्चे, जल्दी से बताओ, मिस्टर $1000 क्यों खर्च कर रहे हैं? क्राउन प्रिंस फैंग झिक्सियाओ को निशाना बनाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता। बाली पहने हुए आदमी ने अर्जुन रायजादा को ठंडेपन से देखा और कहा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी जाने दो, फिर मेरे सामने घुटने टेको और दया की भीख मांगो, और शायद मैं श्रीमान के सामने तुम्हारे लिए विनती करूंगा। राजकुमार, अन्यथा श्री क्राउन प्रिंस तुम्हें मार डालेगा। सच में? अर्जुन रायजादा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इस जीवन में जिस चीज से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी, वह थी धमकी। अर्जुन रायजादा आगे बढ़ा, एक हाथ से बाली वाले आदमी के माथे को दबाया, अपनी उंगलियों को उसकी आंखों में गड़ा दिया, फिर अपने दाहिने हाथ से उसने बाली को पकड़ लिया और उसे खींचकर बाहर निकाल दिया, जिससे पूरे कान का मांस फट गया। उस आदमी ने तुरंत एक दर्दनाक चीख निकाली, एक ऐसी चीख जो कुछ ही क्षण पहले फैंग झिक्सियाओ की चीख से किसी भी तरह से शांत नहीं थी। अर्जुन रायजादा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या अब तुम बोलोगे, या मैं तुम्हारी आंखें जिंदा ही निकाल लूंगा? अर्जुन रायजादा के लिए ऐसा कुछ करना कोई नई बात नहीं थी। वास्तव में आंखें निकाल लेना दयालुतापूर्ण माना जाता था। महान जनरल के तरीके वास्तव में क्रूर थे। लोगों को जीवित ही चमड़ी उतारना, उनकी नसें उतारना, फिर उनके खून से चाय बनाना, उनकी चर्बी से साबुन बनाना और उनके मांस से भेड़ियों के झुंड को खिलाना। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। आदमी ने तुरंत दया की भीख मांगी। बेहतर होगा कि आप ईमानदार रहें, अन्यथा आपके साथ निपटने के हजारों तरीके हैं। अर्जुन रायजादा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, असल में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। कान की बाली वाले ने डरते हुए अर्जुन रायजादा की तरफ देखा और कहा, मुझे बस इतना पता है कि हाल ही में मिस्टर क्राउन प्रिंस यान बुआ के साथ घनिष्ठता बढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा मानना है कि इसका इस क्षेत्र से कुछ लेना देना है। मुझे विश्वास है कि इतनी मूल्यवान जमीन के साथ यान बुआ हार नहीं मानेंगे। इसलिए अर्जुन रायजादा ने भौहें चढ़ाई, आसपास के माहौल को देखा और फिर ठंडी हंसी के साथ कहा, तुमने इस जगह को बर्बाद कर दिया है, तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? मैं बाली वाले ने अर्जुन रायजादा की नजरों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की और डरते हुए कहा, मैं पैसे देने को तैयार हूं। यहाँ नवीनीकरण पर कुल 3 मिलियन खर्च हुए हैं, आप इसकी पूरी भरपाई कर देंगे? अर्जुन रायजादा ने ठंडी आवाज में कहा। आदमी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। इस तरह से मुआवजा कौन देता है? यहाँ तक कि यदि पूरे हॉटपॉट शहर के नवीकरण की लागत 3 मिलियन भी हो, तो हमने जो हिस्से तोड़े हैं उनकी कीमत अधिकतम 1 या 2 लाख के आसपास होगी, निश्चित रूप से 300,000 से अधिक नहीं होगी। लेकिन 3 मिलियन मांगना, क्या ये सिर्फ एक जाल नहीं है? उस आदमी ने तुरंत परेशान होकर विरोध किया, बड़े भाई, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। हो सकता है कि आपके पास यह न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि श्रीमान क्राउन प्रिंस नहीं करता। अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा, फोन करो मिस्टर युवराज, अपनी फिरौती के लिए पैसे ले आओ। बड़े भाई, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? हम छोटे लोगों के पास मिस्टर नहीं है। क्राउन प्रिंस का नंबर हमेशा श्रीमान का होता है। क्राउन प्रिंस जो हमसे संपर्क करता है। कान की बाली वाले ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन रायजादा ने स्पष्ट रूप से कहा, कोई बात नहीं, मैं स्वयं जाकर श्रीमान से पैसे मांग लूंगा। राजकुमार। उसी समय जियांग वेई और कुछ लोग बाहर से अंदर आए। अंदर जाने के बाद उसने अपने आसपास जो देखा उससे वह चौंक गया और जल्दी से पूछा, बड़े भाई, क्या हुआ? ये कुत्तों का एक झुंड हमारा व्यापार बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन रायजादा ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तो बस मिस्टर से पैसे लेने जाने की योजना बना रहा था।
युवराज, क्या आप आ रहे हैं? जियांग वेई तुरंत हक्का बक्का रह गया। श्री क्राउन प्रिंस जियांग वेई शहर में एक बड़ा आदमी था। उसके पास उससे पैसे मांगने का क्या आधार था? छोटे भाई के समझाने के बाद जियांग वेई को अंततः समझ में आया कि क्या हुआ था। उसका खून खौल उठा। वह पहले क्यों नहीं आया? वह एक रोमांचक कार्यक्रम से चूक गया था। अभी अभी उसने एक अच्छा शो मिस कर दिया था और वह दूसरा एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता था। बिना कुछ सोचे जियांग वेई ने सिर हिलाया और कहा, बड़े भाई चलो चले। हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे? बहुत अच्छा। अर्जुन रायजादा कुछ हद तक शांत हुआ और फिर उसने एक सिगरेट सुलगाई और जियांग वेई उसके लिए सिगरेट जलाने आया। अर्जुन रायजादा ने दो कश लिए और कहा, जियांग वेई, अपने आदमियों से कहो कि वे मेरे लिए इन सभी कुत्तों को बांध दें। उन्हें ले जाने के लिए कुछ वाहन ले आओ, हम श्रीमान से पैसे की मांग करने जा रहे हैं। राजकुमार, ठीक है। जियांग वेई ने तुरंत सिर हिलाया। कुछ फोन कॉल के बाद कई रुइफेन बिजनेस वैन तेजी से वहां पहुंचे। जियांग वेई के छोटे भाइयों ने तेजी से उन 20 या उससे अधिक लड़कों को रस्सियों से बांध दिया और उनमें से प्रत्येक को रुइफेन वैन के पीछे फेंक दिया। अधिक लोगों को बैठाने के लिए पीछे की सभी सीटें हटा दी गई थीं, जिससे वे काफी विशाल हो गईं। प्रति वैन 10 लोगों को बैठाने में कोई समस्या नहीं थी। लोगों से भरी 3 वैन पूरी गति से दक्षिणी जिले की ओर बढ़ रही थी। 103 अध्याय 99 अध्याय 97 श्रीमान कहाँ है? राजकुमार, श्री क्राउन प्रिंस का क्षेत्र दक्षिणी जिले में था। सामान्यतः उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट से इसका ज्यादा संबंध नहीं था। जियांग वेई शहर न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा। दक्षिणी शहर से उत्तरी शहर जिले तक गाड़ी से जाने में 1 घंटे से अधिक समय लगता था। रास्ते में जियांग वेई रोमांचकारी रूप से उत्साहित था। ये बच्चा हमेशा अंडरवर्ल्ड में शामिल होने, लड़ने और लोगों को मारने के बारे में कल्पना करता रहता था। उनका मानना था कि मनुष्य को इसी तरह जीना चाहिए। तो इस बार जब अर्जुन रायजादा सभी को श्रीमान से ऋण मांगने के लिए ले गया, तो श्रीमान अर्जुन रायजादा ने कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्राउन प्रिंस वह भी साथ चलने के लिए उत्साहित थे। कार में जियांग वेई ने उत्साहित होकर कहा, बड़े भाई, इस बार हम कितने पैसे मांगने की योजना बना रहे हैं? 300,000। अर्जुन रायजादा ने अपने होठों में सिगरेट दबाए और आंखें सिकोड़ते हुए उत्तर दिया। जियांग वेई आश्चर्य से उछल पड़ा, बड़े भाई, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? जरूर, मुझे यकीन है। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस बार हमने 25 लोगों को पकड़ा है। उनमें से 23 की कीमत 10-10 हजार है और बाकी 2 की कीमत 30-30 हजार है। वाह, बहुत बढ़िया। जियांग वेई बहुत खुश हुआ और बोला, बड़े भाई, इस काम से पैसा आता है। हम जुआगर चलाने की जहमत क्यों उठाते हैं जब हम इन बदमाशों को पकड़ सकते हैं और उनके मालिकों से पैसे ऐंठ सकते हैं। हाँ, अगर आप जियांग वेई शहर में खुद को स्थापित करना चाहते हैं तो जुए का अड्डा चलाना और छोटे भाइयों की भर्ती करना आवश्यक है। अर्जुन रायजादा ने जियांग वेई के कंधे पर थपथपाया और कहा, जियांग वेई, मुझे पता है कि आप अभी भी वास्तव में मेरा अनुसरण नहीं कर रहे हैं और मुझे पता है कि आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब मैं अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करूंगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंडरवर्ल्ड में शामिल होना और जुआगर चलाना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। अब पीछे हटने में बहुत देर नहीं हुई है। जियांग वेई थोड़ा शर्मा गया और बोला, बड़े भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? चूंकि मैंने तुम्हें अपने बड़े भाई के रूप में पहचान लिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। हे, अर्जुन रायजादा मुस्कुराया, फिर खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। 1 घंटे बाद वे अंततः दक्षिणी सिटी जिले में एक इमारत के सामने पहुंचे। दक्षिणी जिला उत्तरी शहर जिले जितना हलचल भरा नहीं था। उनके चारों ओर जीर्ण शीर्ण इमारतें थीं, जिनमें से कुछ नीची इमारतों से कुछ छायादार सिर झांक रहे थे, मानो वे 3 कारों से बाहर निकल रहे लोगों को देख रहे हों। सबकी नजर इस ऊंची इमारत पर पड़ी, जिसके बाहर एक काले रंग का बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था जियांगन बात सिटी। अरे क्या श्रीमान, जियांग वेई ने थूकते हुए कहा, क्राउन प्रिंस ऐसी घटिया जगह पर व्यापार भी कैसे कर सकते हैं? यही तो यहाँ व्यापार का कारण है। अर्जुन रायजादा ने हंसते हुए कहा, सबसे पहले ये जगह एकांत में है, इसलिए पुलिस यहाँ छापेमारी के लिए शायद ही कभी आती है। इसके अलावा शहरी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ की आबादी अव्यवस्थित है। इसके अलावा यहाँ सभी प्रकार की महिलाएं हैं। क्राउन प्रिंस वास्तव में स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि क्राउन प्रिंस जियांग वेई शहर में क्या क्या करते हैं? दलाल, जियांग वेई ने हंसते हुए कहा, हर कोई जानता है कि क्राउन प्रिंस द्वारा प्रशिक्षित महिलाएं प्रभावशाली हैं और झांग दादन की दवाएं सबसे भयंकर हैं। अब जबकि झांग दादन गिर गया है, यान बुआ की मादक पदार्थों की तस्करी और भी अधिक बढ़ गई है। ये सही है। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और 2 छोटे भाइयों को चिल्लाया, जाओ और उन्हें बुलाओ। कुछ छोटे भाई तुरंत बुलाने गए, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इससे अर्जुन रायजादा निराश हो गया और उसने जल्दी से अपने छोटे भाई से कहा, जाओ और कुछ और शक्तिशाली पटाखे खरीदो। ठीक है। छोटे भाई को कुछ समझ में आया और वह तुरंत बाहर भाग गया।
कुछ ही देर में छोटा भाई डबल किकर्स के कई डिब्बे वापस ले आया। ये इतने शक्तिशाली थे कि बिना किसी समस्या के मछलियों को उड़ा सकते थे। जब तक मछलियां होती थी, एक डबल किकर कई मछलियों को उड़ा सकता था। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और बोला, ऊपर वाली खिड़की देख रहे हो? किसका निशाना बेहतर है? बड़े भाई, मैं ये करूंगा। एक थोड़ा छोटा लड़का आगे बढ़ा, 3 अंगुलियों जितना मोटा डबल किकर पकड़े हुए मुस्कुराते हुए फ्यूज जलाया और निर्णायक रूप से उसे खिड़की में फेंक दिया। फिर एक बड़ा विस्फोट हुआ और उसके बाद चीखें सुनाई दी, महिलाओं की चीखें और पुरुषों की दहाड़ें। जैसे ही विस्फोट का धुआं छटा, एक गंजा आदमी अपना सिर बाहर निकला। उसका चेहरा मांस से ढका हुआ था और नीचे लोगों पर चिल्लाया, कुत्ते के बच्चे, बस तुम रुको। इसके बाद बाथ सिटी ने जल्दी से अपने द्वार खोल दिए और बाल्डी ने टॉपलेस छोटे भाइयों के एक समूह का नेतृत्व किया, जिनमें से प्रत्येक ने एक माचेता चलाया। अर्जुन रायजादा और उसके समूह पर गुस्से से घूरते हुए और चिल्लाया, लानत है, मैं आज तुम सभी को निश्चित रूप से सबक सिखाऊंगा। रुको। अर्जुन रायजादा ने तुरंत उन्हें रोका और ठंडे स्वर में कहा, श्रीमान कहाँ है? राजकुमार, मैं श्रीमान हूँ। युवराज, बाल्डी गुस्से से चिल्लाया। हाँ, वास्तव में कुल मिलाकर तुम मुझे बाल्डी जैसे लगते हो। अर्जुन रायजादा चौंका, फिर मुस्कुराया, लगता है नाम थोड़ा गलत है। अरे भाइयों, इन्हें नीचे ले जाओ। श्री क्राउन प्रिंस तुरंत क्रोधित हो गए। रुको। अर्जुन रायजादा ने फिर अपना हाथ हिलाया। बाल्डी, मैं आज तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कर्ज वसूलने आया हूँ। अरे यार, मैंने कब तुम्हारा पैसा उधार लिया है? श्री क्राउन प्रिंस तुरंत भड़क उठे। जियांग वेई, आईओयू बाहर लाओ, अर्जुन रायजादा ने आदेश दिया। ठीक है। जियांग वेई ने तुरंत सिर हिलाया और फिर उसने छोटे भाइयों को आदेश दिया कि वे कार में बंधे लोगों को नीचे उतारे। श्री क्राउन प्रिंस ने परिचित चेहरों के इस समूह को देखा, लेकिन वे अजीब तरह से अपरिचित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अर्जुन रायजादा ने इतनी बुरी तरह पीटा था कि शायद उनकी माताएं भी उन्हें नहीं पहचान पाती। कानों में बालियां पहने खून से लथपथ आदमी जोर से चिल्लाया, श्रीमान युवराज, यह माजी है। अरे ये तुम लोग हो? क्या मैंने तुम्हें उत्तरी जिला गिरोह का ख्याल रखने के लिए नहीं कहा था? कैसे? आप इस स्थिति में कैसे पहुंचे? श्री युवराज दंग रह गए। उसने आश्चर्य से समूह की ओर देखा। झुमके वाले आदमी ने डरते हुए अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, हम उन्हें हरा नहीं सके और अंततः उन्होंने हमें बांध लिया। बेकार कचरे का ढेर, तुम्हें रखने का क्या मतलब है? श्री क्राउन प्रिंस तुरंत क्रोधित हो गए। तुम्हें पालना कुत्तों को पालने से भी बदतर है। श्री युवराज, किसी भी बात की परवाह किए बिना मैंने इन लोगों को पकड़ लिया है। 1 लाख, कुल मिलाकर 300,000। देखो तुम क्या कर सकते हो। अर्जुन रायजादा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। जियांग वेई कार से एक स्टूल ले आया और अर्जुन रायजादा उस पर बैठ गया। जियांग वेई उसके पीछे खड़ा था। इस बार उन्होंने अंततः महसूस किया कि अंडरवर्ल्ड का हिस्सा होना कैसा होता है, तथा उन्होंने मिस्टर लैन के साथ आमने सामने बातचीत करने का साहस किया। राजकुमार, श्री क्राउन प्रिंस ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम किसी को लूटने भी जा सकते हो। वह भी? अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया, हाथ हिलाया और एक छोटे भाई ने तुरंत बालियों वाले आदमी को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। अर्जुन रायजादा ने श्रीमान की ओर देखा। युवराज से कहा, ये आपके छोटे भाई हैं। यदि आप आज उन्हें भुनाने के लिए भुगतान नहीं करते हैं तो जियांगवेई शहर में आपकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद आप अंडरवर्ल्ड में कैसे घुल मिलेंगे? कौन सा छोटा भाई आपके पीछे आना चाहेगा? जैसे ही उसने बात की, अर्जुन रायजादा ने फिर से अपना हाथ हिलाया। एक छोटे भाई ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे कान की बाली वाले व्यक्ति की एक उंगली काट दी। आओ आओ आओ! झुमके वाला आदमी तुरंत पीड़ा से चीखा। बंधे हुए सभी छोटे भाई घुटनों के बल बैठ गए। श्री क्राउन प्रिंस ने एक एक करके अपनी आंखें बंद कर ली और श्री क्राउन प्रिंस ने अर्जुन रायजादा को ठंडेपन से देखा और कहा, अर्जुन रायजादा, तुम इतने निर्दयी हो कि मुझे मजबूर करने के लिए इस चाल का इस्तेमाल कर रहे हो। दुश्मन पर दया करना अपने प्रति क्रूरता है। अर्जुन रायजादा ने अपनी सिगरेट बुझाई और राख का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया। उन्होंने श्रीमान को ठंडे मन से देखा। क्राउन प्रिंस से कहा, प्रत्येक को 1 लाख, कुल मिलाकर 300,000। देखो तुम क्या कर सकते हो। अरे क्या तुम्हारे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की युवावस्था में मृत्यु हो गई? 25 छोटे भाई, ये भी 2,50,000 है। युवराज क्रोधित हो गए। ओह, मैं आपको बताना भूल गया, माजी और बिग ऐप प्रत्येक 3 लाख। अर्जुन रायजादा ने माजी की ओर इशारा किया, जिसकी उंगली अभी अभी कटी थी, और उसके पीछे घुटनों के बल बैठे बिग ऐप की ओर, जो हृष्ट पुष्ट था। वह हंसे। इस तरह कुल संख्या 2,90,000 है। चलिए इसे 300,000 तक बढ़ाते हैं। अर्जुन रायजादा, तुम डाकू हो। श्री युवराज ने दांत पीस लिए। ये सही है, मैं एक डाकू हूँ। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा अगर तुम मुझे अपने और यान बुआ के बारे में कुछ बातें बताओ तो शायद मैं तुम्हें छूट दे दूं। नरक में जाओ, श्रीमान। क्राउन प्रिंस तुरंत भड़क उठे।
आखिरकार श्री क्राउन प्रिंस जियांगबेई शहर में एक बड़े व्यक्ति थे और अब वे अर्जुन रायजादा जैसे किसी व्यक्ति द्वारा कुचले जाने पर बेहद अपमानित महसूस कर रहे थे। उसने तुरंत अपना हथियार उठाया और अर्जुन रायजादा की ओर झपटा। अर्जुन रायजादा अभी भी कुर्सी पर सुरक्षित बैठा था और यद्यपि जियांगबेई एक गर्मागर्म लड़ाई में उतरने ही वाला था, अर्जुन रायजादा ने उसे रोक दिया। मुझे इसे संभालने दो, अर्जुन रायजादा ने धीरे से गुनगुनाया। आज की लड़ाई ये सुनिश्चित करने के लिए थी कि जियांगबेई अब से वफादारी से उसका अनुसरण करेगा। अर्जुन रायजादा अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और हल्के से श्रीमान के चेहरे पर थपथपाया। एक पैर से क्राउन प्रिंस के घुटने पर प्रहार किया। श्री क्राउन प्रिंस लड़खड़ा गए और लगभग अर्जुन रायजादा पर गिर पड़े। जब उसने अंततः खुद को स्थिर किया तो अर्जुन रायजादा ने उसकी छाती पर जोरदार लात मारी। शक्तिशाली किक ने श्री युवराज उड़ते हुए अपने छोटे भाइयों से टकरा गया और उन सबको जमीन पर गिरा दिया। फट! श्री युवराज ने तुरंत ही मुंह में खून थूक दिया। वह अपने चाकू के सहारे खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। अर्जुन रायजादा को घूरते हुए बोला, अच्छा लड़का, पता चला कि तुम एक अभ्यासी हो। तुम्हारे पास अभी भी पछताने का मौका है। अर्जुन रायजादा ने उसे ठंडेपन से देखा। जाओ बकवास श्रीमान। क्राउन प्रिंस दहाड़ते हुए जमीन से उछला, काप फ्लिप किया और अपनी माचेती को घुमाते हुए फिर से अर्जुन रायजादा की ओर झपटा। अर्जुन रायजादा ने ठंडी सांस ली, हाथ जेब में डाले हुए। उसने अपना शरीर झुका लिया और श्रीमान को चकमा दे दिया। क्राउन प्रिंस का पहला वार, फिर श्रीमान को जमकर लात मारी। क्राउन प्रिंस की पिंडली पर प्रहार किया जिससे वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। अर्जुन रायजादा ने पीछे नहीं हटे। अपने बाएं पैर को धुरी बनाकर वह 360 डिग्री घूम गए और उनके दाहिने पैर ने श्रीमान को जोरदार किक मारी। युवराज का चेहरा। 104 अध्याय 100 अध्याय 98 निशान का अर्थ उस किक के साथ श्री क्राउन प्रिंस तुरंत फिसलकर बाहर आ गए जिससे जमीन पर गहरी छाप रह गई और उनका चाकू फर्श पर गिर गया। अर्जुन रायजादा के रुख को देखकर जियांगबेई का खून उत्तेजना से खौल उठा और वह तुरंत आगे बढ़कर अर्जुन रायजादा की चाल की नकल करना चाहता था। अर्जुन रायजादा अभी भी अपने हाथों को जेब में डाले हुए श्रीमान जैसे 10 बदमाशों का सामना कर सकता था। युवराज अकेले ही। तुम्हें पता होना चाहिए, अभी कुछ समय पहले ही अर्जुन रायजादा ने महान जनरल के अधीन 4 महान हत्यारों के नेता फेस किलिंग जनरल को मार डाला था। तो अब अर्जुन रायजादा ने दुश्मन का सामना करते समय भागने के बारे में नहीं सोचा, उसने उन्हें नीचे गिराने के बारे में सोचा। अपने हाथ अभी भी जेबों में डाले हुए वह श्रीमान की ओर चल पड़ा। क्राउन प्रिंस जो डर से कांप रहे थे और उत्साह में चिल्लाए, हाँ, हम इस पर बात कर सकते हैं, आइए इस पर चर्चा करें। क्या आप इन छोटे भाइयों को वापस खरीदना चाहते हैं? अर्जुन रायजादा ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, मैं तुरंत किसी से पैसे ले लूंगा। जहां श्री क्राउन प्रिंस द्वारा भुगतान न करने का दुस्साहस करना प्रश्न से बाहर था। बिना कुछ कहे उसने तुरंत अपने छोटे भाई को पैसे लाने के लिए ऊपर भेज दिया। श्रीमान जैसे लोग। क्राउन प्रिंस आमतौर पर इस डर से अपना पैसा बैंक में रखने की हिम्मत नहीं करते थे कि किसी दिन उनके खाते फ्रीज हो जाएंगे, जिससे जरूरत पड़ने पर पैसा लेकर भागना असंभव हो जाएगा। इस प्रकार अंडरवर्ल्ड में बहुत कम लोग यानबुओं की तरह साहपूर्वक अपना पैसा बैंक में रखने का साहस कर पाए। छोटा भाई एक बड़ा बैग लेकर नीचे आया जिसमें 300,000 युआन थे, जो बहुत भारी था, शायद दर्जनों पाउंड वजन का। श्री क्राउन प्रिंस ने जल्दी से नकदी का बैग पकड़ा, उसे अर्जुन रायजादा को सौंप दिया और कहा, हाँ, यहाँ कुल 300,000 युआन है, क्या आप इसे गिनना चाहते हैं? गिनने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया, बैग से नकदी के 50 बंडल निकाले और उन्हें श्रीमान की ओर फेंक दिया। क्राउन प्रिंस ने कहा, ये 50,000 युआन है, अपनी आजादी खरीदिए। हाँ, नहीं, कृपया नहीं। श्री क्राउन प्रिंस इतना डर गया कि वह लगभग पेशाब करने लगा। माजी उसका अधीनस्थ था जिसकी कीमत 30,000 युआन थी। अरे, आप 50,000 युआन का भुगतान करते हैं, क्या यह मेरी जान खरीदने जैसा नहीं है? अंडरवर्ल्ड के लोग हमेशा रहस्यमय बातें करना पसंद करते हैं, इसलिए श्री ये सुनकर युवराज ने गहराई से सोचा। अर्जुन रायजादा हंसा और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं खरीद रहा हूँ, मैं उसे खरीदने के लिए 50,000 युआन खर्च कर रहा हूँ। अर्जुन रायजादा ने विशालकाय बंदर की ओर इशारा करते हुए यह बात कही। ओह, आप बिग ऐप चाहते हैं? श्री युवराज चौंक गए। वह अपने अधीनस्थ को बहुत पसंद करता था जो पूरी तरह से ताकतवर था, लेकिन वह व्यक्ति थोड़ा मंदबुद्धि और अवज्ञाकारी था जो अक्सर उसके आदेशों की अवहेलना करता था। तो जब क्राउन प्रिंस को पता चला कि वह बिग ऐप को खरीदना चाहता है, तो उसने बिना कुछ कहे तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। अर्जुन रायजादा ने बिग ऐप की ओर देखते हुए कहा, 50,000 युआन ने तुम्हारी आजादी खरीद वी ओबरॉय है, अब से मेरे पीछे आओ। बड़े बंदर ने कुछ नहीं कहा, उसकी निगाहें दूर तक टिकी रहीं। हालांकि वह अर्जुन रायजादा की ओर नहीं देख रहा था, फिर भी अर्जुन रायजादा ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। बहरहाल इस आदमी के पीछे कुछ अकथनीय रहस्य अवश्य होंगे, जिसे अर्जुन रायजादा ने उसी क्षण भांप लिया था जब उसने उसे पहली बार देखा था।
भाई 50,000 युआन में तो आप बहुत सी हसीनाएं खरीद सकते हैं, फिर इतने हटे कट्टे आदमी को क्यों खरीदे। जियांग वेई बहुत उलझन में पड़ गया और बोला, इतना बड़ा आदमी 10,000 युआन में तो आपको सड़कों पर जितने चाहे उतने मिल जाएंगे। तुम नहीं समझोगे। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम एक आदमी की मुट्ठी पर निशान के पीछे का मतलब नहीं समझोगे। जियांग वेई ने बड़े बंदर की ओर घृणा से देखा। अर्जुन रायजादा ने मुड़कर कहा, भाइयों चलो। फुसफुसाहट। सभी लोग तेजी से रुइफेंग वेन पर चढ़ गए। अर्जुन रायजादा बिग एप के पास गया, उसकी आंखों में देखा और कहा, यदि आप अपने अतीत के साथ शांति बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने अतीत को समझना चाहते हैं, तो मेरे साथ आओ। बिग एप, जो पहले तो निश्चल था, अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई, फिर वह बड़े कदमों से अर्जुन रायजादा के पीछे वैन में चला गया। समूह जल्दी से रुइफेंग वाहनों में सवार हो गया और तेजी से दक्षिणी जिले से गायब हो गया। श्री क्राउन प्रिंस की आंखें क्रोध से चमक उठी और उनके बगल में बैठा छोटा भाई घबरा गया। श्रीमान युवराज, क्या हम इस अपमान को सह लेंगे? नहीं, ये निश्चित रूप से इस तरह खत्म नहीं होगा। श्री क्राउन प्रिंस ने दांत पीसते हुए कहा, आज जो अपमान हुआ है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे 1000 गुना बदला मिले। बड़े भाई माजी, जिनकी उंगलियां कटी हुई थी, ने दर्द से श्रीमान की ओर देखा। राजकुमार, बेकार चीज, उस उंगली को सबक समझो। श्री क्राउन प्रिंस ने माजी पर थूका, फिर मुड़कर दरवाजे में प्रवेश किया और तुरंत यान बू एर का नंबर डायल किया। यान बुअर अपने अध्ययन कक्ष में आराम से चाय का आनंद ले रहे थे, पुराने शंघाई समुद्र तट की क्लासिक धुनें सुन रहे थे और बहुत ही स्वादिष्ट जीवन जी रहे थे। फोन की घंटी बजी और एक छोटे भाई ने तुरंत फोन उठाया और यान बुआ को बताया, बॉस मैं मिस्टर बोल रहा हूँ। क्राउन प्रिंस लाइन पर है। ओह, इसे मुझे दे दो। यान बुआ ने तुरंत अपनी आंखें खोली और फोन ले लिया। बॉस यान, मैंने वह कर दिया है जो आपने मुझसे करने को कहा था, तो क्या दक्षिणी जिले का वह भूभाग अब मेरा है? श्री क्राउन प्रिंस बहुत निराश लग रहे थे। ओह, क्या अर्जुन रायजादा मर गया है? क्या फेंग जिक्सियाओ मर गया है? यान बुआ ने तुरंत हत्या की बात कही। इस आदमी ने निश्चित रूप से जियांगबेई शहर में कम से कम 100 लोगों की हत्या की थी। यद्यपि वह वास्तव में हत्या करने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड था। श्री क्राउन प्रिंस ने कहा, नहीं, वे मरे नहीं हैं, लेकिन मैंने वही किया है जो आपने कहा था, और मैंने स्वयं लाखों रुपये खो दिए हैं। अरे, बेहतर होगा कि तुम अपनी बात से पीछे न हटो। हे बाल्ड, हम एक समझौता कर सकते हैं, तुम वह क्षेत्र मुझे वापस दिला दो और फिर मैं उसे दक्षिणी जिले के एक क्षेत्र के साथ बदलने पर विचार करूंगा। तुमने अर्जुन रायजादा और फेंग जिक्सियाओ से बात नहीं की है, तो तुम्हें मुझसे क्या बातचीत करनी है? यान बुआ ठंडी हंसी हंसी। हम, जो तुम्हारी मर्जी, मैं तो इसे कुत्ते का काटना ही मान लूंगा। मैं यूनिवर्सिटी सिटी के क्षेत्र को फिर कभी नहीं छूऊंगा, आप अपना काम स्वयं संभालें। क्राउन प्रिंस ने कहा और फिर तुरंत फोन काट दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत अनिच्छुक थे। वह यान बुआ के साथ जुड़ना नहीं चाहता था। वह अकेले ही यूनिवर्सिटी सिटी के क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। उसके लिए अर्जुन रायजादा कुछ भी नहीं था, आज तो बस एक कुत्ते द्वारा गलती से काट लिया गया एक हादसा था। जल्द ही वह अपने भाइयों को इकट्ठा करेगा तथा खोई हुई चीजों को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होगा। अर्जुन रायजादा जल्दी से लोगों के एक समूह को यूनिवर्सिटी सिटी के जुआ हॉल की ओर ले गया। उन्होंने जियांग वेई और अन्य लोगों को पीछे छोड़ दिया और उन्हें जुआ हॉल के नवीनीकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। फिर अर्जुन रायजादा बिग एप के साथ अस्पताल की ओर भागा। जब वे अस्पताल पहुंचे तो फेंग जिक्सियाओ अभी अभी ऑपरेशन कक्ष से बाहर आया था। उसकी 2 पसलियों को जोड़ दिया गया था और उसके घावों को सिल दिया गया था। उसके पूरे शरीर पर 200 से अधिक टांके लगाए गए थे। हालांकि कुल मिलाकर वह अच्छी स्थिति में थे। फेंग जिक्सियाओ की स्थिति के बारे में पता चलने के बाद अर्जुन रायजादा ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह बिग एप के साथ वार्ड की ओर चला गया। वार्ड के अंदर फेंग जिक्सियाओ कई छोटे भाइयों के सामने उस सुबह की शानदार लड़ाई के बारे में जोर जोर से शेखी बघार रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उस सुबह की कठिन लड़ाई को विजय में बदल रहा था। जियाओ, ऐसा लगता है कि मुझे आज सुबह बाद में आना चाहिए था। अर्जुन रायजादा की आवाज आई और तुरंत कमरे में सन्नाटा छा गया। फेंग जिक्सियाओ के चारों ओर बैठे छोटे भाई खड़े हो गए। अर्जुन रायजादा को सम्मानपूर्वक देखते हुए कहा, भाई अर्जुन, हे। भाई फेंग जिक्सियाओ ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि उसने अचानक अर्जुन रायजादा के पीछे बिग एप को देखा। उसने एक तेज सांस ली, उसकी आंखें अत्यधिक क्रोध से भर गईं और उसके आसपास के छोटे भाई भी लगाने ही वाले थे, लेकिन अर्जुन रायजादा की चीख ने उन्हें रोक दिया। उस पर हाथ मत उठाना, अब से वह हम में से एक है। सभी ने आश्चर्य से कहा। फेंग जिक्सियाओ ने हैरान होकर कहा, भाई अर्जुन, आप क्या कर रहे हैं? मैंने इस लड़के को 500,000 में खरीदा है। अर्जुन रायजादा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे विश्वास है कि वह भविष्य में हमारे लिए बहुत मददगार बनेगा। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे के साथ भाई जैसा व्यवहार करेंगे।
यह फेंग जिक्सियाओ ने अपने होंठ काटे, फिर बिग ऐप की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम फेंग जिक्सियाओ है, आइए हम सभी पिछली घटनाओं को पुल के नीचे पानी मान ले। अब से हम भाई हैं। बड़ा बंदर हक्का बक्का होकर फेंग जिक्सियाओ की ओर देखने लगा, जिसे उसने बुरी तरह पीटा था, और सोच रहा था कि वह बीती बातों को कैसे भूल सकता है। बिग ऐप ने अर्जुन रायजादा की ओर देखा, जिसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर बिग ऐप ने फेंग जिक्सियाओ से हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम दाहेई है। दोनों ने कुछ देर तक हाथ मिलाया। ठीक है, सारी पुरानी बातें यही खत्म हो जाएं। अर्जुन रायजादा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिजियाओ अपना ख्याल रखना, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के सारे मेडिकल बिल चुका दिए हैं। ये कोई छोटे मोटे उपकार नहीं है, ये श्रीमान मोदी की ओर से पोषण संबंधी निधियां हैं। क्राउन प्रिंस ज्यादा नहीं, बस 2 मिलियन से थोड़ा ज्यादा। सच। फेंग जिक्सियाओ और अन्य लोगों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। पोषण निधि 2 मिलियन से अधिक? पागल। फेंग जिक्सियाओ ने जल्दी से पूछा, भाई अर्जुन, आप हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं? मुझे डर है कि हमारा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बदबूदार बच्चे, तुम 2 मिलियन से अधिक का खर्च नहीं उठा सकते। भविष्य में क्या होगा? एक बार जुआ अगर चलना शुरू हो जाए तो 2 मिलियन, 20 मिलियन, यहाँ तक कि 100 मिलियन भी संभव हो जाएंगे। अर्जुन रायजादा ने सभी के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखा। ये लोग, जो गरीब होने से लगभग डरे हुए थे, इतनी बड़ी रकम के बारे में सुनकर आश्चर्य से दंग रह गए। जीवन भर में इतना पैसा होना ही पर्याप्त होगा, भले ही इसका मतलब मृत्यु हो। भाई अर्जुन, अरे यार, ये तो बस पैसा है। हम डरते नहीं हैं, जब तक हमारे पास पैसा है, हमें अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। सिर्फ श्रीमान ही नहीं, युवराज, हमें यान बुआ को भी मार गिराना चाहिए। फेंग जिक्सियाओ ने उत्साह से कहा, अपनी छाती को अनजाने में अपने घाव को छूते हुए, जिससे वह दर्द से कराह उठा। हाँ हाँ, ठीक हो जाओ, हम इन मामलों पर बाद में चर्चा करेंगे, अर्जुन रायजादा ने कहा। फेंग जिक्सियाओ को कुछ निर्देश देने के बाद वह दाहेई के साथ बाहर चला गया। जुआगर की स्थिति ने अर्जुन रायजादा के मन में एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड गिरोह स्थापित करने की इच्छा जगा दी थी, एक ऐसी इच्छा जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन रायजादा जानता था कि एक बार उसने यहाँ शक्ति स्थापित कर ली तो उसके यहाँ आसक्ति होगी, और यदि उसके पास आसक्ति होगी तो महान जनरल आसानी से उसे नियंत्रित कर सकता है। इस प्रकार अर्जुन रायजादा अविश्वसनीय रूप से उलझन में था और परेशान था। 105 अध्याय 101 अध्याय 099 शक्तिहीन अर्जुन रायजादा। दाहेई अचानक पीछे से चिल्लाया। अर्जुन रायजादा चौंक गया और दाहेई की ओर देखते हुए बोला, हम क्या हाल है, मुझसे कुछ पूछना है? ठीक है, दाहेई ने सिर हिलाया और कहा, चलो बात करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। ठीक है, अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। वह जानता था कि दाहेई एक कहानी सुनाने वाला व्यक्ति है। वह मूल रूप से दाहेई के साथ उचित बातचीत करने से पहले उसकी भावनाओं के स्थिर होने तक प्रतीक्षा करने की योजना बना रहा था, लेकिन दाहेई पहले ही उसके पास आ गई। वे एक रेस्तरां में बैठ गए। 2 पके हुए व्यंजन मंगवाए और फिर एक बियर का केस मंगवाया। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और कहा, भाई दाहेई, आपके पास बात करने के लिए कुछ होगा, है ना? हाँ, दाहेई अपने आचरण और शैली में कठोर और तपस्या से भरे हुए थे। अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए दाहेई के लिए शराब का एक गिलास डाला। पहले चलो पीते हैं, यह मौसम बहुत गर्म है यहाँ। दोनों ने एक ही सांस में बर्फ जैसी ठंडी बियर की बोतल गटक ली। आगे बढ़ो, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? अर्जुन रायजादा ने शराब की एक कश छोड़ी। मैं आपको बताना चाहता था कि आपके साथ मेरा रहना अस्थायी है। दाहेई की पैनी निगाहें अर्जुन रायजादा को घूर रही थी क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने क्राउन प्रिंस का अनुसरण इसलिए किया क्योंकि उन्होंने एक बार मेरी जान बचाई थी। मुझे अंडरवर्ल्ड पसंद नहीं है, न ही मैं दूसरों के पीछे हिंसक कार्य करते हुए निर्दोषों को नुकसान पहुंचाना पसंद करता हूं। लेकिन इतने लंबे समय तक क्राउन प्रिंस के साथ रहने के बाद क्या आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है वह आपकी अंतरात्मा के विरुद्ध नहीं था? अर्जुन रायजादा ने दाहेई को ठंडी निगाहों से देखा। सही, दाहेई ने सिर हिलाया और कहा, उनके साथ इतने सारे काम करने के बाद मैंने कभी भी उनमें से किसी में अपना दिल नहीं लगाया, ठीक आज की तरह। अगर मैं ऐसा करता तो शायद तुम मेरे बराबर नहीं होते। ये सच है। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराया, चूंकि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? सबसे पहले मैंने देखा कि आप क्राउन प्रिंस से अलग व्यक्ति हैं। दाहेई ने अर्जुन रायजादा की ओर देखते हुए कहा, आप अपने छोटे भाइयों के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार व्यक्ति हैं। इसके अलावा आपने मुझे छुड़ाने के लिए 5 लाख खर्च किए, और मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि आपने मुझे कैसे पहचाना, और यह भी कि आपने जो कहा उसका क्या मतलब था। अर्जुन रायजादा ने दाहेई की ओर देखा और मुस्कुराया, तुम्हारी मुट्ठियों ने तुम्हें धोखा दिया है। एक साधारण व्यक्ति की मुट्ठियों पर इतनी मोटी गांठें नहीं होती। इसके अलावा मुझे आपकी ओर से हत्या की प्रबल आशंका महसूस हुई। मुझे लगता है आप एक मुक्केबाज होंगे और आपके विवेक पर कई लोगों की जान का खतरा मंडरा रहा है। स्नैप! दाहेई का हाथ उसके गिलास पर कस गया, उसकी निगाहें तेज हो गईं और गिलास टूट गया।
अर्जुन रायजादा ने आश्चर्य से दाहेई को देखा और मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बेहतर होगा कि तुम मुझे अपने साथ एक पालतू कुत्ते की तरह रहने के लिए मजबूर करने के बारे में मत सोचो। दाहेई ने अर्जुन रायजादा को गंभीरता से देखा। हे, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। यदि आप जाना चाहें तो कभी भी जा सकते हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अर्जुन रायजादा ने अपना गिलास उठाया, शराब एक ही घूंट में गटक लिया, फिर 200 युआन मेज पर फेंक दिए और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। दाहेई ने अर्जुन रायजादा के जाते हुए रूप को देखा। उसकी निगाह में जटिलताओं और उलझनों का मिश्रण दिखाई दे रहा था। दोपहर को आराम करने के लिए घर लौटते समय तेज धूप के कारण अर्जुन रायजादा के लिए अपनी आंखें खुली रखना लगभग असंभव हो गया। जैसे ही वह अपने समुदाय के गेट पर पहुंचा, उसने देखा कि रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा ओ की काली फरारी अंदर खड़ी थी। अर्जुन रायजादा दंग रह गया। ये छोटीनी यहाँ क्यों आई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे दिन के समय रूपांतरण की आवश्यकता न हो? अर्जुन रायजादा की नजर में दिन के समय रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा ओ एक गुलाब की तरह थी, जिसे केवल दूर से ही निहारा जा सकता था, पास जाकर नहीं खेला जा सकता था। और रात्रिकालीन रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा ओ एक गहरी एकांत घाटी में छिपी हुई लिली की तरह थी। अर्जुन रायजादा को यकीन नहीं था कि वर्तमान रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा ओ दिन का है या रात का। कांपते हुए वह बस अपनी कार से बाहर निकलने ही वाला था कि फरारी का दरवाजा एक पक्षी की तरह अपने पंख फैलाते हुए खुला और रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा ओ एक शांत गर्मियों की पोशाक पहने हुए बाहर निकली। एक सफेद टैंक टॉप उसके गोरे मलाईदार कंधों को दिखा रहा था और उसकी गर्वित पूर्णता लगभग बाहर निकल आई, जो पतली पट्टियों से मुश्किल से नियंत्रित थी। उसकी पतली जेड जैसी टांगे क्रिस्टल सैंडल की एक जोड़ी से सजी हुई थी, जो असाधारण रूप से आकर्षक लग रही थी। गुलाबी धूप के चश्मे की एक बड़ी जोड़ी ने उसकी चमकती आंखों को ढक रखा था। अर्जुन रायजादा, रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने धीरे से पुकारा। अर्जुन रायजादा स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक कर्मचारी के रूप में जवाब दे या अपने भूलने की बीमारी से पहले के कथित पूर्व प्रेमी के रूप में। वह वहां अजीब तरह से खड़ा था, कुछ हद तक चकित लग रहा था। ली रुओ ने उसकी मूर्खतापूर्ण उपस्थिति देखी और अचानक हंस पड़ी। वह बैंगनी रंग की धूप छाते के साथ एक एक कदम बढ़ाते हुए उसकी ओर बढ़ी। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से पूछा, श्रीमान ली, क्या तुम्हें यहाँ क्या लाया है? ओह, मैं आज यहाँ विला नंबर 1 के बारे में कुछ मामलों पर चर्चा करने आया हूँ। रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा और अर्जुन रायजादा की ओर चली। तो फिर चलो ऊपर बात करने चलते हैं। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से हाथ हिलाया। दोनों एक के बाद एक ऊपर चले गए। अर्जुन रायजादा के घर में प्रवेश करते हुए रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने अपने चारों ओर परिचित दृश्य को देखा। उस दिन को याद करते हुए जब अर्जुन रायजादा ने उसे पूरी तरह से पहचान लिया था, उसका चेहरा तुरंत पके सेब की तरह लाल हो गया। वह जल्दी से अंदर गई और सोफे पर बैठ गई। लिविंग रूम में एयर कंडीशनिंग बंद थी, इसलिए थोड़ी गर्मी थी। जैसे ही अर्जुन रायजादा कमरे में दाखिल हुआ, उसने आदतन अपने कपड़े उतार दिए, अपना ऊपरी शरीर उजागर कर दिया, जिससे उसकी पीठ और पेट पर बहुत ही भयानक निशान दिखाई देने लगे, जो लगभग दिल दहला देने वाले दिखाई दे रहे थे। उन निशानों ने तुरंत रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं का ध्यान आकर्षित किया। अर्जुन रायजादा की पीठ अव्यवस्थित पहाड़ियों के नक्शे की तरह दिख रही थी। अर्जुन रायजादा ने रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के लिए फ्रिज से ठंडी बियर निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ बियर के अलावा और कुछ नहीं है। तुम चाहते हो एक? जरूर। रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक लकड़ी जैसी थी। वह अपनी भावनाओं का वर्णन करने में असमर्थ थी। श्री ली, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन रायजादा ने उत्सुकता से पूछा। मैं आपके द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर चर्चा करने आया हूँ। मैंने इसकी समीक्षा पूरी कर रियो ओबरॉय है। रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने सिर हिलाया, अपना चश्मा उतारा और अर्जुन रायजादा को गंभीरता से देखा। अर्जुन रायजादा, इस प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले मुझे आपको तियान्या समूह के सामने मौजूद कठिनाइयों के बारे में बताना होगा। अर्जुन रायजादा आश्चर्यचकित रह गया। वह रियो ओबरॉय के हाव भाव से बता सकता था कि वह गंभीर थी और उसका मानना था कि आगे जो कुछ भी होने वाला था वह काफी संवेदनशील होगा। अर्जुन रायजादा ने गहरी सांस ली, रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को गंभीरता से देखा और कहा, श्रीमान ली, मुझे लगता है कि मैं इन चीजों के बारे में जानना नहीं चाहता। अर्जुन रायजादा भी उतना ही गंभीर था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उन्हें कब शहर छोड़ना पड़ सकता है या कब उनके दुश्मन अचानक उन्हें ढूंढ लेंगे। इसलिए अर्जुन रायजादा और अधिक जटिलताओं में शामिल नहीं होना चाहता था। एक बार वह उलझ गया तो बाद में और अधिक परेशानी ही पैदा होगी। रियो ओबरॉय चौंकी और पूछा, क्यों नहीं? कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें मैं मदद नहीं कर सकता। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया। लेकिन अगर आपने कभी कोशिश ही नहीं की तो आपको कैसे पता चलेगा? रियो ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने भौहें चढ़ाई। श्री ली, आपकी अपनी कठिनाइयां हैं, मेरी अपनी है। मैंने पहले ही आपको प्रस्ताव सौंप दिया है। बाकी काम आप स्वयं ही संभाल लें। तुम्हें मुझे इसमें क्यों शामिल करना चाहिए?
अर्जुन रायजादा ने हैरान होकर पूछा। मैं अब बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे नहीं पता कि किसकी ओर रुख करूँ। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं की आंखें अचानक लाल हो गईं और आंसू गिरने लगे। उसने अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, मेरे पिता फिर से अस्पताल में हैं, बेहोश हैं और अस्पताल ने पहले ही गंभीर स्थिति का नोटिस जारी कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे पिता की कंपनी इस तरह नष्ट हो जाए। ली रुओ के आंसू अर्जुन रायजादा का सबसे घातक हथियार थे। कुछ ही समय में अर्जुन रायजादा ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या आप कृपया रोना बंद कर सकते हैं? अर्जुन रायजादा तुरंत घबरा गया। उसने जल्दी से कुछ टिश्यू पेपर उठाए और रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को दे दिए। ली रुओ ने उसकी ओर देखा और फिर टिश्यू पेपर लेकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं अकेली हूँ, यहाँ तक कि मेरे पिता भी अस्पताल में हैं जो मदद कर सकते थे। मैं अकेले क्या करूँ? यह अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को अजीब तरह से देखा। क्या तुम सच में मुझे अकेले तियानिया समूह का इतना भारी बोझ उठाने की अनुमति देने का साहस रखते हो? रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं की बड़ी आंखें अर्जुन रायजादा पर दयनीय दृष्टि से देख रही थीं। इसके अलावा तुम अभी भी उसके प्रेमी हो। ओह, अर्जुन रायजादा उलझन में रुक गया। वे दिन के विषयों से रात के मुद्दों तक कैसे पहुंचे? अर्जुन रायजादा ने अपनी आंखें बड़ी करके उत्सुकता से पूछा, क्या आप दिन के आप हैं या रात के आप? क्या दिन के समय और रात के समय में कोई अंतर है? रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने मुस्कुराते हुए कहा। ये अर्जुन रायजादा ने कई बार निगल लिया। ली रुओ उसके करीब आ गई थी और अर्जुन रायजादा की नजरें भटकने लगी। कुछ देर के लिए उसकी भरी हुई छाती पर टिक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह बार बार उस जगह पर एक बार फिर से नजर डालने के लिए ललचाने लगा। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, मैंने सोचा, मुझे लगा कि शायद आपको दिन में रात की बातें याद नहीं रहेंगी। ऐसा क्यों होगा? रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं हल्के से मुस्कुराए और बोली, ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी में मुझे एक ठंडा व्यवहार बनाए रखने की जरूरत है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए प्राधिकार स्थापित करना आवश्यक है, अन्यथा अधिकार के बिना मेरी आज्ञाओं का पालन शायद ही किया जाएगा। मैं समझ गया। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, इस तरह जीना वाकई बहुत थका देने वाला होगा। हाँ, रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने सिर हिलाया और कहा, कभी कभी मैं वास्तव में चाहती हूँ कि मैं सब कुछ फेंक दूं और अकेले यात्रा कर सकूं और जहां भी जाऊं वहीं बस जाऊं। दुर्भाग्यवश वास्तविकता इसकी अनुमति नहीं देती। कभी कभी तो मुझे कंपनी के कर्मचारियों से ईर्ष्या भी होती है। हो सकता है हर किसी का अपना भाग्य होता है। अर्जुन रायजादा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं लेकिन वे आपके पीछे की कठिनाइयों को नहीं देखते हैं। आप दूसरों से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि आप उनकी कड़ी मेहनत और कष्ट नहीं देखते। 106 अध्याय 102 अध्याय 100 कॉर्पोरेट दुविधा। दोनों लिविंग रूम में बैठे सपनों से लेकर जीवन के अनुभवों तक हर चीज के बारे में बातचीत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमेशा बातें करते रहेंगे। अर्जुन रायजादा के सामने अपनी बात खोलने के बाद रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को अचानक राहत महसूस हुई और वह खुशी से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। अर्जुन रायजादा, मुझे अभी एहसास हुआ कि तुम एक मनोवैज्ञानिक से भी बेहतर हो, लेकिन फिर तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। अर्जुन रायजादा ने मजाक में अपना हाथ बढ़ाया। ली रुओ ने हल्के से उसका हाथ झटकने से पहले एक चंचल और परेशान सी चहचहाहट की, लेकिन अर्जुन रायजादा ने उसकी नाजुक पतली कलाई पकड़ ली। ली रुओ ने धीरे से कहा, अर्जुन रायजादा, फिर क्या आप तियानिया समूह के सामने आने वाली कठिनाइयों को हल करने में मेरी मदद करने का वादा करते हैं? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और उसने महसूस किया कि उसके कंधों पर एक भार आ गया है, मानो उसने एक विशाल पर्वत उठा लिया हो। ली रुओ अंदर से बहुत खुश थी, उसका चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था। फिर उन्होंने अर्जुन रायजादा के साथ तियानिया समूह की वर्तमान स्थिति साझा की। अर्जुन रायजादा को भी समूह की स्थिति समझ में आ गई। यह बाहरी लोगों की अपेक्षा कम आशावादी थी। बाकी सभी के लिए तियानिया ग्रुप एक संपन्न व्यवसाय की तरह लग रहा था, लेकिन इसकी सफलता के पीछे की कड़वाहट को कौन समझ सकता था। निर्णय लेने में चूक के कारण तियानिया ग्रुप ने उत्तरी सिटी जिले में एक भूखंड के लिए बोली लगाई, जिस पर 10 अरब युआन से अधिक खर्च हो गया, जिससे कंपनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भूमि का वह टुकड़ा कई वर्षों से अविकसित पड़ा है, वहां मानव शक्ति और संसाधनों का अभाव है, जिसे जियांगन नंबर 1 के साथ ही खरीदा गया था। लगभग सारा धन जियांगन नंबर 1 के विकास में लगाया गया, जो अब लॉन्च हो चुका है और अच्छी बिक्री करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इन बिक्री से प्राप्त आय अभी भी उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट संपत्ति के विकास के लिए अपर्याप्त थी। राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार यदि डेवलपर्स अनुबंध में निर्दिष्ट समय के बाद 2 वर्षों के भीतर भूमि का विकास नहीं करते हैं, तो राज्य उस पर पुनः दावा कर लेगा। वह समय अब नजदीक आ रहा है और जियांगबे शहर में एक समय सबसे लोकप्रिय रियल एस्टेट, जिसे भूमि राजा के नाम से जाना जाता था, विडंबना यह है कि अब एक गरमालू बन गया है। तियानिया समूह ने संयुक्त उद्यम के लिए कई कंपनियों से संपर्क किया, लेकिन लगभग सभी ने इनकार कर दिया तथा शेष कुछ कंपनियां प्रतिबद्धता जताने में हिचकिचा रही हैं।
पर्दे के पीछे से कोई न कोई हमारे साथ जरूर खिलवाड़ कर रहा है। अर्जुन रायजादा ने ऐसे कहा जैसे वह स्वर्ग का सच बता रहा हो। बेशक, रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में कहा, अगर यान बुओ नहीं तो और कौन? यान बुए? अर्जुन रायजादा अचंभित रह गया। ये सही है। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने सिर हिलाया और कहा, उस समय इस जमीन में कई कंपनियां रुचि रखती थीं और यान बुआ उनमें से एक थी। मूल रूप से इस भूमि की कीमत केवल 3 अरब युआन से अधिक थी, लेकिन सामूहिक बोली के कारण कीमत 10 अरब से अधिक हो गई और अंततः त्यान्या समूह ने इसे जीत लिया। यह जरूर एक जाल रहा होगा जिसे यान बुएर और अन्य लोगों ने तुम्हारे लिए बिछाया था। अर्जुन रायजादा ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वास्तव में यह मेरे पिताजी ही थे जिन्होंने उस समय जमीन खरीदी थी। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने आह भरी। इसके बाद उन्होंने यान बुआ की योजना को भी समझ लिया, जिसके कारण वे बीमार पड़ गए और कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए, जिससे उन्हें एक पुरानी बीमारी हो गई। चलो उत्तरी शहर जिले की भूमि के लिए मेरी योजना के साथ चलते हैं, अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं से दृढ़ता से कहा। लेकिन मुझे बोर्ड की मंजूरी लेनी होगी। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने सिर हिलाया और कहा, अर्जुन रायजादा, तुम परसों मेरे साथ बोर्ड मीटिंग में क्यों नहीं आते? अर्जुन रायजादा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मजाक है, एक साधारण सेल्स मैनेजर कब से बोर्ड मीटिंग में भाग लेने लगा है? लेकिन रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के आग्रह पर अर्जुन रायजादा अनिच्छा से इसके लिए सहमत हो गया। बिना यह महसूस किए कि रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने बियर के 3 डिब्बे पी लिए थे। उसके गाल अब लाल हो गए थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, अर्जुन रायजादा, अगर तुम सचमुच इस कठिनाई से कंपनी की मदद कर सकते हो तो मैं नहीं जानता कि मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा। तो फिर तुम मुझे अपना शरीर देकर इसका बदला चुका सकती हो। अर्जुन रायजादा ने मजाक करते हुए कहा। क्या तुम ऐसा चाहोगी? रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं की निगाहें शर्मीली थीं और वह बड़ी मुश्किल से अर्जुन रायजादा की तरफ देखने की हिम्मत कर पा रही थी। हाँ, मजाक कर रहा था। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। ली रुओ स्तब्ध रह गई, फिर उसकी अभिव्यक्ति क्रोध में बदल गई। उसने सोफे से एक तकिया उठाया और अर्जुन रायजादा पर फेंक दिया। वह बाईं और दाईं ओर चकमा देकर रिया ओबरॉय के हमले से बचने में कामयाब रहा। ली रुओ ने झुंझलाते हुए कहा, ठीक है, सोमवार को जल्दी काम पर आ जाओ, मैं जा रहा हूं। ये कहकर रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं जाने के लिए खड़ी हो गई। अर्जुन रायजादा ने उसे जाते हुए देखा। उसकी केवल आकृति ही मनमोहक थी, उसके चेहरे की तो बात ही छोड़िए, जो सचमुच लुभावना होगा। बहुत बुरा हुआ कि रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं कांटों वाला गुलाब था। उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा बाद में परेशानी होगी। ली रुओ के जाने के बाद अर्जुन रायजादा बालकनी की खिड़की के पास खड़ा होकर उसे फरारी में बैठते हुए देख रहा था। अचानक रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने खिड़की नीचे की और अर्जुन रायजादा को एक चुंबन दिया। वह चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराया। जैसे ही वह जवाब देने वाला था, उसने देखा कि रिया ओबरॉय ने खिड़की ऊपर की और तेजी से फरारी भगा ली। वो पलक झपकते ही गायब हो गई। अर्जुन रायजादा मन ही मन मुस्कुराया। ली रुओ की मदद करने पर सहमत होने का मतलब था कि उसे यान बुआ के साथ जीवन मरण की लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। अपने मन में अर्जुन रायजादा ने सोचा कि कैसे एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया जाए जो यान बुआ के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रख सके। यान बुए को वश में करना झांग दादन जैसों से निपटने जितना आसान नहीं था। यान बुआ ने पहले ही अपनी छवि एक अनुकरणीय व्यवसायिक, परोपकारी और राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में स्थापित कर रिया ओबरॉय थी। यान बुआ के साथ सीधे टकराव करना मौत को दावत देने के समान होगा। लगता है ये खेल लंबा चलने वाला है, अर्जुन रायजादा ने आह भरी। रात में अर्जुन रायजादा धुंध से जाग गई और उसे लियू मोमो का फोन आया, जिसमें उसने उसे बारबेक्यू स्टैंड पर मदद करने के लिए कहा। यूनिवर्सिटी सिटी में सड़क विक्रेताओं ने अपनी पुरानी चहल पहल वापस पा रिया ओबरॉय थी। प्रवर्तन अधिकारी निश्चित रूप से खतरा थे, लेकिन जीवन तो चलना ही था। अधिकांश लोगों के लिए यूनिवर्सिटी सिटी में अपना व्यवसाय खोने का मतलब था अपनी आजीविका खोना, इसलिए वे प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा पीटे जाने का जोखिम उठाना पसंद करेंगे और छोटे मोटे सामान बेचते हुए कालीन बिछाना जारी रखेंगे। जब अर्जुन रायजादा अपनी छोटी ऑटो को लेकर यूनिवर्सिटी सिटी के बाहरी इलाके में पहुंचा, तो वह इलाका रोशनी से जगमगा रहा था। कई छात्राएं घूम रही थीं, कुछ चौड़े कंधों और मांसल शरीर वाले पुरुषों से चिपकी हुई थीं, अन्य मोटे पुरुषों से चिपकी हुई थीं। चीन के किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसे दृश्य सामने आना स्वाभाविक था। भाई अर्जुन, लियू मोमो ने अर्जुन रायजादा को जेब में हाथ डाले सफेद शर्ट पहने हुए आते देखा और अपना काम छोड़कर उसे हाथ हिलाया। अर्जुन रायजादा उस सुंदर प्राणी को देखकर मंद मंद मुस्कुराए, जिसने लोगों को उसे कसकर पकड़ने पर मजबूर कर दिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मोमो, आज व्यापार कैसा चल रहा है? शहर के प्रवर्तन अधिकारी नहीं आए क्या? वे आए। हाँ, वे नहीं आए और आज व्यापार बहुत अच्छा है। लियू मोमो ने हंसते हुए कहा, क्या भाई अर्जुन ने अभी तक खाना खा लिया है? तुम यही कुछ क्यों नहीं खाते?
जरूर, अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। व्यापार अभी भी चारों ओर फल फूल रहा था और अर्जुन रायजादा मदद नहीं कर सका, लेकिन अगले दरवाजे पर लियू परिवार की बारबेक्यू शॉप पर नजर डाली, जहां फैटी लियू प्रवेश द्वार पर खड़ा था। लियू परिवार के स्टैंड पर एक भयंकर नजर गड़ाए हुए था। फैटी लियू की बारबेक्यू की दुकान लगभग खाली थी, जबकि लियू मोमो का स्टैंड ग्राहकों से भरा हुआ था और शायद ही कोई खाली सीट दिख रही थी। कई लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और कतार में भी खड़े थे। असमानता स्पष्ट थी। फैटी लियू ने अपने दांत भींचे, मुड़ा अंदर गया और फिर एक कॉल किया। यदि हालात ऐसे ही चलते रहे तो उन्हें डर था कि उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं होगा और उनकी दुकान जल्द ही बंद हो जाएगी। लोग धन के लिए मरते हैं जैसे पक्षी भोजन के लिए मरते हैं। फैटी लियू को पिछली बार अर्जुन रायजादा ने सबक सिखाया था, लेकिन अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन गिरते हुए लगभग बंद होने की स्थिति में देखकर अब शिष्टाचार की परवाह कौन करेगा। जैसे ही अर्जुन रायजादा अंदर आया, उसने तुरंत रियो ओबरॉयवेन और कियान को देखा। वे दो लड़कियां जिनके साथ उन्होंने पिछली बार भोजन किया था। उनके आगमन पर लड़कियों ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। दोनों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वे नए, प्यारे और सुंदर दिख रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनका व्यापार काफी बढ़ गया था, जबकि फैटी लियू का व्यापार लड़खड़ा रहा था। ली वेन और कियान मदद करने आए थे। श्रीमती को बहुत खुशी हुई। लियू की खुशी। अर्जुन रायजादा ने अभी अपना सामान्य ऑर्डर लिया ही था और बियर की 2 घूंटे भी नहीं रिया ओबरॉय थी कि एक सिल्वर मिनीवैन तेजी से आई और अचानक रुक गई। शहर के सुरक्षाकर्मियों की वर्दी पहने 5 या 6 लोग बाहर कूद पड़े, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक डंडा था। उनके आगमन से वहां उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। उनकी आत्माएं लगभग उनके शरीर से बाहर निकल गईं। अरे, प्रवर्तन अधिकारी गश्ती कारों में नहीं बल्कि मिनीवैन में कब से आने लगे। 5 या 6 आदमी लियू परिवार के स्टैंड की ओर चले। धिक्कार है, कोई भी भाग नहीं सकता। जो भी सबसे पहले जाने की कोशिश करेगा, मैं उसका अड्डा तोड़ दूंगा। नेता ने वहां मौजूद सभी लोगों को घूरते हुए घोषणा की। अब से उत्तरी शहर जिला प्रवर्तन कार्यालय ने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया है। आज से यहां स्टॉल लगाने वाला कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से काम कर रहा है। वाह, वाकई ये बहुत अच्छा है। तो फिर हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जैसे ही विक्रेताओं ने चर्चा शुरू की, लियू मोमो खुद को अर्जुन रायजादा की बांह को गले लगाने से नहीं रोक सके और बोले, भाई अर्जुन, हमें अब प्रवर्तन अधिकारियों से डरने की जरूरत नहीं होगी। मूर्ख, क्या तुम उन पर विश्वास करते हो? वे यहाँ सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। अर्जुन रायजादा ने एक बियर पकड़ते हुए उसे पी लिया। अर्जुन रायजादा का संदेह तब पुष्ट हुआ जब अधिकारी चिल्लाए, हालांकि आज से प्रत्येक स्टॉल को प्रबंधन शुल्क के रूप में प्रति माह 500 युआन का भुगतान करना होगा। सस। सभी ने सहज रूप से ठंडी हवा में सांस ली। अरे, ये कैसा घोटाला था। प्रति स्टॉल 500 रुपये और यूनिवर्सिटी सिटी के बाहर सड़क के इस हिस्से पर आसानी से 100 से अधिक स्टॉल थे। उनका मासिक वेतन पर्याप्त होना चाहिए, है ना? धिक्कार है, तुम तो हमें लूट रहे हो। बिल्कुल, हम मुश्किल से 1000 रुपये महीना कमाते हैं और आप उसमें से आधा छीनना चाहते हैं। वे प्रवर्तन अधिकारी नहीं हैं, वे प्रवर्तन अधिकारियों के वेश में छिपे हुए अंडरवर्ल्ड हैं। 107 अध्याय 103 अध्याय 101 शक्तिशाली शहरी प्रबंधन। अंततः किसी ने सच उगल दिया, लेकिन सड़क के उस पार नगर प्रशासक की वर्दी में खड़े 5 या 6 लोग डरे नहीं। नेता ने इत्मीनान से अपनी जेब से सिटी एडमिनिस्ट्रेटर का आईडी निकाला और सभी के सामने लहराते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा, स्पष्ट रूप से देखो, यह एक वैध कार्य आईडी है। यदि आप में से कोई भी बकवास करने की हिम्मत करता है तो हमें असभ्य होने का दोष मत दीजिए। अभी भुगतान करना शुरू करें, अपने स्टॉल की गुणवत्ता के अनुसार भुगतान करें। 500 युआन से शुरू करें और यदि व्यवसाय अच्छा चल रहा है तो इससे भी अधिक। इन शब्दों ने भीड़ का गुस्सा फिर से भड़का दिया। ये स्पष्ट रूप से डकैती थी। ये सोचना पड़ता है कि क्या इससे भी आसान कोई चीज है जिससे पैसा कमाया जा सके। फिर भी कम से कम 500 युआन। फिर भी लोग इतने गुस्से में थे कि बोल नहीं पा रहे थे। प्रत्येक ने अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं। 5 या 6 आदमी तितर बितर हो गए और पैसे इकट्ठा करने लगे। नेता लियू मोमो के परिवार के बारबेक्यू स्टॉल की ओर चला गया और मांग की, आप भुगतान करें। कैसे? हमें कितना भुगतान करना चाहिए, श्रीमती? लियू ने घबराकर पूछा। आपका व्यवसाय बहुत अच्छा है, पूरी तरह भरा हुआ है, आप लोग 2000 दे सकते हैं। उस आदमी में सचमुच हिम्मत थी। श्रीमती। लियू डरकर पीला पड़ गया और बोला, आह, इतना तो हमारा, मेरी मासिक आय 2000 से थोड़ी अधिक है और आप वास्तव में चाहते हैं कि हम 2000 रुपये दें? फिर हम किस पर जीवित रहेंगे? तो फिर जल्दी उठो और देर तक काम करो। 4000 महीना कमाने की कोशिश करो, तब काम चलेगा, है ना? प्रमुख नगर प्रशासक ने मुस्कुराते हुए झोंका हुआ सिगरेट को घमंड से दिखाया। अर्जुन रायजादा खड़ा हो गया, उसके बाएं हाथ में बियर की बोतल थी। वह शहर प्रशासक के पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप लियू जुनियुआन को जानते हैं? कैप्टन लियू। मैं उन्हें कैसे नहीं जानता, वह तो हमारे बॉस हैं। प्रमुख नगर प्रशासक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप भी उन्हें जानते हैं? बिल्कुल, मुझे पता है।
अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, मैंने उसे कुछ देर पहले इतनी बुरी तरह पीटा था कि वह अपने दांत ढूंढने के लिए जमीन पर छटपटा रहा था। मुझे यकीन नहीं है कि उसे अभी तक दांत मिले हैं या नहीं। अरे ये तुम हो बच्चे। नगर प्रशासक की आंखें चौड़ी हो गईं। इतना हैरान मत हो। अर्जुन रायजादा ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सिटी एडमिनिस्ट्रेटर के मुंह से झोंगा हुआ छीन लिया, फिर खुद एक कश लिया और कहा, इस सिगरेट का स्वाद इतना शुद्ध है, मुझे बताओ क्या तुम्हारा कुत्ते द्वारा खाया गया विवेक अभी भी शांत हो सकता है? ऐसा कहते हुए अर्जुन रायजादा ने सिगरेट सीधे सिटी एडमिनिस्ट्रेटर की आंख के गड्ढे में डाल दी। हिस। आसपास की भीड़ ने तुरंत आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। नगर प्रशासक को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन रायजादा ऐसा करने की हिम्मत करेगा। उसने तुरंत अपनी आंखें ढक ली, अपनी जगह घूम गया और जोर से दहाड़ा, आह हत्या हत्या। ये तो बस एक छोटा सा सबक है। अर्जुन रायजादा ने अपने बाएं हाथ से बियर की बोतल उठाते हुए कहा। झनकार। इसके बाद एक तीखी आवाज आए और नगर प्रशासक के सिर से सुनहरी बियर बहने लगी, जिससे देखने वाले लोग अचंभित रह गए। ली वेन और कियान पीले पड़ गए। अर्जुन रायजादा ने एक शहर प्रशासक को धमकाने की हिम्मत की। कम से कम वह एक लोक सेवक तो था। यदि बाद में अर्जुन रायजादा पर सार्वजनिक कर्तव्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया गया तो ये परेशानी वाली बात होगी। हे भगवान, यह आदमी फिर से सिटी एडमिनिस्ट्रेटर को पीट रहा है। कौन है ये? आसपास के विक्रेताओं को पहले से ही अर्जुन रायजादा के बारे में गहरी धारणा थी। जैसे ही उसने ऐसा किया उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया, उसे आश्चर्य से देखा और आश्चर्य से चिल्ला उठे। 5 या 6 नगर प्रशासकों ने जल्दी से उन सभी को घेर लिया। प्रत्येक ने अर्जुन रायजादा को घूरते हुए कहा, अरे बच्चे, क्या तुम अब यहाँ घूमना नहीं चाहते? यहाँ तक कि तुम्हारे बॉस लियू जुनयुआन भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करते। तुम जैसे कमीनों की तो बात ही छोड़ दो। अर्जुन रायजादा ने गुस्से से कहा। दोस्तों, चलो इसे नीचे ले चलते हैं। समूह ने हमला बोल दिया। पहला व्यक्ति प्लास्टिक का डंडा लेकर पूरी ताकत से हमला कर रहा था। हर कोई अपने दांत पीस रहा था, मानो अपने पिता की हत्या का बदला ले रहा हो। अर्जुन रायजादा ने गुस्से में आकर ग्रिल से एक चमकदार लाल जलता हुआ कोयला उठाया और उसे सीधे सामने से आ रहे आदमी के चेहरे पर फेंक दिया। कोयले का टुकड़ा बिना किसी गलती के उसके कॉलर के अंदर जा गिरा। आओ। वह आदमी तुरंत दर्द से उछलने लगा, जल्द ही जमीन पर लेट गया, इधर उधर लौटने लगा। आसपास मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। नगर प्रशासक को घूरने लगे और सोचने लगे कि यार, ये बच्चा अब तक तो पक चुका होगा। वे अंततः कोयले के टुकड़े को हटाने में सफल रहे, लेकिन तब तक वह बुझ चुका था और उस व्यक्ति के शरीर से बारबेक्यू किए हुए मांस की गंध फैल रही थी। भीड़ अपने मुंह ढकने और जोर जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। तुम छोटे बदमाश, बस रुको, हम हिसाब बराबर करने वापस आएंगे। शेषनगर प्रशासकों ने जल्दी से दोनों घायल व्यक्तियों को वाहन में बैठाया और फिर जल्दी से चले गए। लियू मोमो तुरंत उसकी ओर झपटा और चिंतित होकर बोला, भाई अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, वे लोग वास्तव में शहर के प्रशासक नहीं थे, बल्कि छद्मवेश में कुछ अंडरवर्ल्ड गुंडे थे। ये स्पष्ट रूप से कोई व्यक्ति था जो मुसीबत की तलाश में था। लियू मोमो दंग रह गया, लेकिन जल्दी से समझ गया कि अर्जुन रायजादा का क्या मतलब था। उसने अपना सिर घुमाकर सड़क के उस पार लियू जी की बारबेक्यू शॉप की ओर देखा, जहां फैटी लियू दरवाजे पर खड़ा था। उसका आधा सिर बाहर झांक रहा था। अर्जुन रायजादा और लियू मोमो को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसने तुरंत अपना सिर पीछे खींच लिया और थोड़ा दोषी महसूस करते हुए दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन रायजादा ने लियू मोमो की पीठ थपथपाई और कहा, भाई अर्जुन, इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। अरे नहीं। लियू मोमो ने तुरंत अर्जुन रायजादा का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई अर्जुन, ऐसा नहीं करते। अगर आप मुसीबत में पड़ गए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अर्जुन रायजादा ने एक हल्की सी मुस्कान दी, प्यार से लियू मोमो की नाक पर चुटकी काटी और फिर लियू जी की बारबेक्यू शॉप की ओर चल दिया। आसपास के विक्रेता एक बार फिर शांत हो गए थे, क्योंकि अब तक वे इस तरह के उपद्रव के आदी हो चुके थे। लियू जी की बारबेक्यू शॉप, ग्राहकों की कुछ विरल मेजें। फैटी लियू अंदर छिप गया, बाहर आने को तैयार नहीं था। अर्जुन रायजादा सामने के दरवाजे के पास पहुंचा और एक जोरदार लात मारी, जिससे दरवाजा सचमुच उसके कब्जों से उखड़ गया। फैटी लियू अचानक चिल्लाया, क्या तुम क्या करने जा रहे हो? मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। मैं आज यहाँ 2 कामों के लिए आया हूँ। अर्जुन रायजादा अंदर चला गया, जहाँ एक लाइट बल्ब अभी भी जल रहा था। फैटी लियू का पसीने से तर गोल मटोल चेहरा थोड़ा ढीला पड़ गया, ये सोचकर कि अर्जुन रायजादा उसे पीटने नहीं आया है, और बोला, तुम्हें क्या चाहिए? पहली बात, तुम्हें हराना है, अर्जुन रायजादा ने कहा और फैटी लियू की पिंडली पर जोर से लात मारी। वह बड़ा व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और अर्जुन रायजादा ने तुरंत उस पर मुंह के बरसाना शुरू कर दिया और बिना किसी संकोच के उसका अभिवादन किया। इस आदमी ने वास्तव में अपना सबक नहीं सीखा और बार बार लियू मोमो के परिवार के लिए परेशानी खड़ी करता रहा। बिना किसी कौशल के उसने दूसरों पर दोष मढ़ दिया। अच्छी पिटाई के बाद अर्जुन रायजादा सिगरेट पीते हुए बैठ गया, जबकि फैटी लियू दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा रहा। क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ दूसरी चीज के लिए आया हूँ?
अर्जुन रायजादा ने सिगरेट मुंह में दबाते हुए पूछा। बड़े भाई, यह एक और पिटाई नहीं हो सकती है ना? फैटी लियू को पहले ही एक बार बेवकूफ बनाया जा चुका था। पिछली बार अर्जुन रायजादा ने दावा किया था कि उसके पास चर्चा करने के लिए 2 चीजें हैं, लेकिन दोनों ही पिटाई निकली। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं यहाँ आपको अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए सुझाव देने आया हूँ। फैटी लियू ने ये सुनकर तुरंत अपने गोल शरीर को घुमाया और जमीन से ऊपर उठे, जल्दी से अर्जुन रायजादा के लिए 1 कप चाय डाली, घबराहट से पूछा, बड़े भाई क्या आप गंभीर हैं? मैं हमेशा अपना वचन निभाता हूँ। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। कृपया मुझे समझाएं। फैटी लियू ने उत्सुकता से सहमति जताई। क्या आप जानते हैं कि लियू परिवार की बारबेक्यू शॉप इतनी अच्छी क्यों चल रही है? अर्जुन रायजादा ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उनकी सामग्री अच्छी और ताज़ा है और उन्होंने पहले ही एक ब्रांड स्थापित कर लिया है, जिससे लोग आदतन वहां बारबेक्यू के लिए जाते हैं। फैटी लियू ने तुरंत जवाब दिया, उसकी मोती जैसी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थीं। अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, गलत, आप पूरी तरह से गलत हैं। मुझे यकीन है कि लियू जी के बारबेक्यू शॉप के अधिकांश ग्राहक ये भी नहीं जानते कि लियू फैमिली के बारबेक्यू का स्वाद कैसा होता है। फैटी लियू चौंक गया, बोला, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वे अपने बारबेक्यू में अफीम पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हों? तमाचा। अर्जुन रायजादा ने बिना किसी शिष्टाचार के फैटी लियू के सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा, गुस्से से कहा, ऐसा अनुभवहीन मूर्ख। क्या आप इससे अधिक वैध बात नहीं सोच सकते? बहुत ही बेवकूफ। ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूं। लियू परिवार की बारबेक्यू शॉप के फलने फूलने का कारण यह है कि उनकी एक खूबसूरत बेटी है जो वहां खड़ी होकर अधिकांश व्यवसाय को आकर्षित करती है, समझे? फैटी लियू हैरान रह गया। मैं आपको एक बहुत ही यथार्थवादी उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आप ग्राहक हैं, तो लियू फैमिली की बारबेक्यू शॉप में एक नाजुक, सुंदर, शुद्ध और मासूम लड़की खड़ी है। लियू जी की बारबेक्यू शॉप में एक मोटी औरत खड़ी है जो देखने में एक दुखी गृहिणी जैसी लगती है, बिल्कुल घिनौनी। तो आप कहाँ खाना खाना पसंद करेंगे? अर्जुन रायजादा ने रहस्य का खुलासा किया। फैटी लियू ने पलकें झपकाई, मानो उसे कोई आभास हो गया हो। उसकी आंखें अचानक चमक उठी और बोला, बड़े भाई का मतलब है? ये सही है। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। अच्छा, तो कल मैं लियू परिवार की बारबेक्यू शॉप के सामने खड़ा हो जाऊंगा ताकि उनके सारे ग्राहक डराकर हमारे यहाँ आ जाएं। फैटी लियू ने उत्साह से हंसते हुए कहा, तब तो हमारा घर इतना भरा होगा कि सारे ग्राहक नहीं आ पाएंगे। 108 अध्याय 104 अध्याय 102 मूर्ख और अभी भी मूर्ख पीएफएफ। अर्जुन रायजादा ने तुरंत ही चाय का पूरा घूंट थूक दिया और जमीन पर गिर पड़ा तथा उसके अंक कई बार अट गए। अर्जुन रायजादा हताश हो गया। अरे यार, क्या सचमुच इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें बेवकूफ कहा जाता है? इस मोटे आदमी, मैंने सब कुछ इतना स्पष्ट कर दिया है। अवाक, बिल्कुल अवाक। फैटी लियू, तुम बेवकूफ हो या क्या? अर्जुन रायजादा उछल पड़ा, गुस्से में मेज पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाया, कल से तुम जियागुआई विश्वविद्यालय से कुछ खूबसूरत लड़कियों को वेट्रेस के रूप में काम करने के लिए पैसे खर्च करोगे, उन्हें हर महीने बदलने की कोशिश करोगे, क्योंकि लियू परिवार की बारबेक्यू शॉप के ग्राहक एक ही तरह की लड़कियों से लगभग थक चुके हैं। इसलिए यदि आप कुछ ताज़ा सुंदरियां लाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका व्यवसाय तेजी से बढ़ेगा। वाह बड़े भाई, मैंने ये क्यों नहीं सोचा? फैटी लियू की आंखें लगातार घूम रही थीं। अब से वह न केवल पैसा कमा सकता था बल्कि सुंदरियों के साथ खेल भी सकता था। ये सोचकर फैटी लियू की लार टपकने लगी। अर्जुन रायजादा ने हाथ बढ़ाया, अंगूठा और तर्जनी नाच रही थी। फैटी लियू ने इसे देखा और तुरंत छत की ओर देखा। धिक्कार है, इसे न देखने का नाटक करते हुए अर्जुन रायजादा ने हल्के से कहा, फैटी, इस बार आपको इतना अच्छा विचार दिया गया है, टिप के लिए 2000 युआन। बेहतर होगा कि आप जल्दी से भुगतान करें, अन्यथा मैं आपको 1 महीने के भीतर बंद करने का कोई रास्ता खोज लूंगा। ये सुनकर फैटी लियू अनिच्छा से ही भुगतान कर सका। इसके बाद उसने झुककर और हाथ हिलाकर अर्जुन रायजादा को बाहर भेज दिया। अर्जुन रायजादा 2000 युआन पकड़े हुए मुस्कुराया और लियू मोमो की ओर चला गया जो उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। उसकी नजर कभी कभी लियू जी की बारबेक्यू शॉप की ओर जाती और अर्जुन रायजादा को बाहर आते देख वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंचती, चिंतित होकर पूछती, भाई अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, सब बढ़िया है। फैट्सो ने मुझे चाय के लिए 2000 युआन भी दिए। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया, फिर लियू मोमो को पैसे देते हुए कहा, इसमें तो बस मेरे यहाँ के सामान्य खाने का खर्चा है। ऐसा नहीं हो सकता। लियू मोमो मना करने ही वाला था, लेकिन अर्जुन रायजादा ने कहा, मोमो, अगर तुम इसे नहीं लेते हो तो इसका मतलब है कि तुम भाई अर्जुन का यहाँ आकर खाने का स्वागत नहीं करते। ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। लियू मोमो ने सिर हिलाया। वह नहीं चाहती थी कि भाई अर्जुन भविष्य में आना बंद कर दे, और इसके अलावा वह पैसा उस मरे हुए मोटे आदमी का था, उसे न लेना व्यर्थ होगा। 2000 युआन मिलने से अर्जुन रायजादा को भी राहत महसूस हुई। वह बारबेक्यू की दुकान पर खाना खाता रहा। जिन कुछ प्रवर्तन अधिकारियों ने कठोर शब्द कहे थे वे दोबारा सामने नहीं आए। रात के 11 बजे तक श्रीमती लियू ने दुकान बंद करना शुरू कर दिया। लियू मोमो भी साथ में मदद कर रही थी और रियो ओबरॉयवेन और कियान आधे घंटे पहले ही स्कूल लौट आए थे।
लियू मोमो ने अर्जुन रायजादा के कान में फुसफुसाया, भाई अर्जुन, क्या तुम कल मेरे साथ खरीदारी करने चलोगे? ठीक है। कल? कल रविवार है। कोई बात नहीं मोमो, क्या तुम कपड़े खरीदना चाहती हो? अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए पूछा। वास्तव में नहीं, जब हम कल जाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। लियू मोमो का चेहरा लाल हो गया और ये देखकर अर्जुन रायजादा का मन और भी भटक गया। श्रीमती। लियू ने ट्राइसाइकिल को धक्का दिया और लियू मोमो ने अर्जुन रायजादा की ओर हाथ हिलाया, भाई अर्जुन, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, अर्जुन रायजादा ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। ये लड़की एक योगिनी की तरह प्यारी थी और हमेशा ही किसी को भी दया आती थी तथा उसे प्यार करने की इच्छा होती थी। रात की हवा लियू मोमो के लंबे बालों में बह रही थी, जिससे उसकी मासूमियत में आकर्षण का स्पर्श आ रहा था। अर्जुन रायजादा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर लियू मोमो ट्राइसाइकिल पर सवार होकर जियागुआई विश्वविद्यालय से निकल गए। अर्जुन रायजादा अकेले ही शिनहाई अपार्टमेंट की ओर चल पड़ा। प्रवेश द्वार पर कई बदलती परछाइयां थीं। अर्जुन रायजादा की तीव्र इंद्रियों ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। परछाइयां अचानक गायब हो गईं और अर्जुन रायजादा तुरंत उनके पीछे भागा। समुदाय के कोने के आसपास जहां कोई स्ट्रीट लैंप नहीं था, जिससे यह एक अंधा स्थान बन गया था। जैसे ही अर्जुन रायजादा ने कोने को मोड़ा, वह 3 काले कपड़े पहने मजबूत लोगों को खड़ा देखकर दंग रह गया। अरे, क्या यह एक जाल हो सकता है? अर्जुन रायजादा तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या आप श्रीमान हैं? हाँ, आप कौन हैं? अर्जुन रायजादा ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ गलत करने वाले थे और शायद आज रात एक भयंकर लड़ाई अवश्यंभावी थी। बॉस यान आपसे मिलना चाहेंगे। काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कृपया मिस्टर यान आपसे मिलना चाहेंगे। हाँ, हमारे साथ आओ। बस ऐसे ही, जैसे मैं, ये कोई मायने नहीं रखता। अर्जुन रायजादा ने ठंडी हंसी के साथ कहा। हे, हम जानते हैं कि श्रीमान ये कुशल है, लेकिन आज उस खूबसूरत लड़की की चिंता मत करो। काले कपड़े पहने पुरुषों के नेता ने तुरंत अर्जुन रायजादा पर एक महत्वपूर्ण बात जोर देकर कही। अर्जुन रायजादा की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे पर ठंडक छा गई और उसने कहा, अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यान गैंग का सफाया हो जाए। हाँ, क्या बड़ी बात है। एक और काले कपड़े वाला आदमी तुरंत हंसा। तुम कोशिश कर सकते हो, अर्जुन रायजादा ने ठंडे स्वर में कहा। श्री, हाँ, हम आपके दुश्मन नहीं बनना चाहते। हालांकि हमारे गिरोह के नेता ने आपके कौशल के बारे में सुना है, इसलिए वह आपसे बातचीत करना चाहेंगे। प्रमुख काले कपड़े पहने व्यक्ति ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा। पहले शिष्टाचार, फिर सैनिक, फिर बुद्धि, फिर बल। ये लड़का काफी तरह की रणनीति अपनाता है, साहसी और रणनीतिक है। इसके अलावा ये तथ्य कि वह आज केवल 3 लोगों को लेकर आए थे, ये दर्शाता है कि उन्होंने अपने विचारों को समझ लिया था। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चूंकि आप बात करना चाहते हैं तो आगे आइए। इसके बाद तीनों व्यक्ति अर्जुन रायजादा को एक काले रंग की मर्सिडीज में ले गए और आश्चर्य की बात यह थी कि लाइसेंस प्लेट पर सभी जगह शून्य थे, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता था कि यह यान बुआ की निजी कार थी। तीनों व्यक्तियों के रवैये से लेकर यान बुआ की कार द्वारा उसे लेने तक अर्जुन रायजादा को यह एहसास हो गया था कि दूसरा पक्ष क्या करना चाहता था। कार लाल बत्ती को नजरअंदाज करते हुए तथा हरी बत्ती को पार करते हुए सीधे अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई। विभिन्न यातायात उल्लंघनों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। यह एक लापरवाह सवारी थी। कार यान गैंग के मुख्यालय पर पहुंची, जो एक ऊंची गगनचुंबी इमारत के अंदर स्थित था, जिसके शीर्ष पर अभी भी लाइटें जल रही थीं, जिससे चारों ओर का पारदर्शी दृश्य दिखाई दे रहा था। अर्जुन रायजादा जब सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने पाया कि यान बुआ वहां अकेली थी। ये यान बुआ से उनकी पहली मुलाकात थी और अर्जुन रायजादा को लगा कि इस व्यक्ति को समझना मुश्किल है। काले रंग का चीनी ट्यूनिक सूट पहने, लगभग 40 वर्ष की आयु, छोटे बाल और बहुत तीखी आंखें। केवल उसकी उपस्थिति को देखकर कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह आदमी जियागुआई शहर के शीर्ष गिरोह फ्लेम ड्रैगन गिरोह का नेता था। श्री, हाँ, तुम यहाँ हो। यान बुआ तुरंत उसका अभिवादन करने के लिए खड़ा हो गया। बॉस यान, बस अपनी बात कहो। मैं गोलमोल बातें करने का शौकीन नहीं हूँ, अर्जुन रायजादा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। हे श्रीमान, ये सचमुच सीधा है। यान बुआ ने हंसते हुए अपने छोटे भाई की ओर हाथ हिलाया, जिसने सिर हिलाया। यान बुआ ने फिर अर्जुन रायजादा से कहा, हाँ, क्या आप मेरे मुख्यालय का दौरा करने में रुचि रखेंगे? क्या होगा अगर मैं कहूं कि मैं नहीं हूं? अर्जुन रायजादा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से रुचि होगी। यान बुआ की तीखी नजरें अर्जुन रायजादा पर टिकी थी, जबकि पास में कई छोटे भाई अपनी बंदूकें कस रहे थे। अर्जुन रायजादा ने हल्के से कहा, चूंकि मामला ऐसा है तो क्यों न एक बार देख लिया जाए। यान गैंग का मुख्यालय बाहरी लोगों के लिए काफी रहस्यमय है। हाँ, चलो चले, यान बुआ हंसे। इसके बाद कई लोग यान बुआ की निजी लिफ्ट में चढ़ गए, जो तेजी से आगे बढ़ी और कुछ ही सेकंड में 20 मंजिलों से नीचे बेसमेंट तक पहुंच गई। यान गैंग का वास्तविक मुख्यालय इसी गगनचुंबी इमारत में भूमिगत था।
लिफ्ट पहली बेसमेंट मंजिल पर रुकी और यान बुआ मुस्कुराया, कृपया। अर्जुन रायजादा बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल गया और जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकला उसने लड़कियों की चीखें सुनी। वह जल्दी से बाहर निकला तो देखा कि वहां अफरा तफरी का माहौल है। लाल कालीन के अंत में एक बड़ा कमरा था जिसमें विभिन्न अश्लील उपकरण थे और 10 से अधिक आकर्षक, लगभग पूरी तरह से नग्न महिलाएं बिस्तर के सिरहाने घुटनों के बल बैठी थीं। उनके सामने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला खड़ी होकर उन्हें प्रशिक्षण दे रही थी। यदि कोई लड़की उसकी बात नहीं मानती थी तो वह सीधे अपने हाथ में लिए 10,000 वोल्ट के स्टन बैटन से उन पर वार करती थी। कुछ लड़कियां जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थीं या सीखने को तैयार नहीं थीं, वे पहले से ही झटकों से मुंह से झाग निकाल रही थीं। अर्जुन रायजादा इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। श्री, हाँ, क्या आप यहाँ के कुछ सुखों का आनंद लेना चाहेंगे? यान बुआ ने धूर्त मुस्कान के साथ पूछा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, अर्जुन रायजादा ने उत्तर देते हुए लगभग अपने दांत पीस लिए। हे, क्या जीवन दो चीजों के बारे में नहीं है? पैसा और औरतें। यान बुआ ने धीरे से अपने कपड़े उतारे, फिर पास में एक शाही उपपत्नी कुर्सी पर लेट गया। कई सुंदर लड़कियों ने तुरंत उसे घेर लिया। प्रत्येक ने अपनी गुलाबी जीभ निकाली और यान बुआ के शरीर पर घूमने लगी। उनमें से 2 उसकी छाती पर, एक उसके निचले शरीर पर, अन्य 2 ने उसके पैर पकड़े और अपनी हरकतें जारी रखीं। यान बुआ ने अपनी आंखें बंद कर ली और संवेदनाओं का आनंद लेने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अर्जुन रायजादा उसे देख रहा था। उन्होंने आगे कहा, किसी के पास चाहे कितनी भी ताकत क्यों न हो, ये सिर्फ पैसा कमाने और महिलाओं के साथ खेलने का एक साधन है। श्री, हाँ, इस दुनिया में जीवन का आनंद लेना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन बहुत छोटा है और महिलाओं का आनंद लेने का समय तो और भी कम है। हे, बॉस यान, क्या आप नहीं जानते कि इस दुनिया में विवेक और नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है? अर्जुन रायजादा ठंडी हंसी हंसा। जिस व्यक्ति ने अपना विवेक खो दिया है और नैतिकता की रेखा पार कर रियो बरोए है, उसे अब मानव नहीं माना जाता है। भले ही कानून उसे सजा न दे सके, लेकिन मेरा मानना है कि स्वर्ग उसे उसके दुष्ट तरीकों को जारी रखने की इजाजत नहीं देगा। हाँ, श्रीमान। हाँ, ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर हमारी राय में कुछ मतभेद हैं। यान बुआ तुरंत पलटी, एक महिला को पकड़ा और उसे शाही उपपत्नी कुर्सी पर दबा दिया, फिर उसके ऊपर बैठ गया। अपनी अर्ध संपत्ति से उसने उसमें प्रवेश किया। महिला तुरंत चिल्लाए और वास्तव में ये प्रशिक्षित महिलाएं अलग थीं, उनकी कराहें हड्डियों को कंपा देने वाली मोहक थीं। 109 अध्याय 105 अध्याय 103 एक महिला के होंठ। यान बुआ की लड़ाई केवल कुछ ही मिनटों तक चली, जिसके बाद एक गड़बड़ पीछे छोड़ दी गई। 2 महिलाएं तुरंत आगे बढ़ीं और यान बुआ के लिंग को अपने मुंह में ले लिया, संभवतः उसके अपराध के औजार को साफ करने के लिए। यान बुआ ने कपड़े पहने और फिर हंसते हुए कहा, श्रीमान, हाँ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बारी नहीं आएगी? नहीं, अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपना सिर हिलाया। अपनी आंतरिक इच्छा और शारीरिक प्रतिक्रिया के बावजूद उन्होंने स्वयं पर नियंत्रण रखा और नैतिक सीमा पार न करने का दृढ़ निश्चय किया। वे महिलाएं अपने भावशून्य चेहरों के साथ यान बुआ के साथ युद्ध के दौरान भी यंत्रवत प्रतिक्रिया दे रही थीं। उन सभी को मशीन बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। खैर, ये तो बहुत बुरा है, यान बुआ ने अफसोस में सिर हिलाते हुए कहा। श्रीमान, हाँ, क्या आप इन लोगों का अंतिम भाग्य जानना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बॉस यान सिर्फ पैसा कमाने के औजार के रूप में इनका इस्तेमाल करने के लिए इतनी परेशानी नहीं उठाएंगे। अर्जुन रायजादा ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है आप इन्हें महापौरों, राज्यपालों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के प्रमुखों को भेज रहे होंगे और फिर एक सुरक्षात्मक छतरी हासिल कर रहे होंगे। हाँ, यान बुआ खिलखिलाकर हंसा, लेकिन उसने न तो इसकी पुष्टि की और न ही खंडन किया। बुद्धिमान लोगों को बहुत अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यान बुआ मुस्कुराया, चलो जारी रखें। जैसे ही लिफ्ट नीचे गई, वे शीघ्र ही दूसरे बेसमेंट तल पर पहुंच गए। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, प्रवेश द्वार पर राइफलों से लैस काले कपड़े पहने लोगों की एक पंक्ति खड़ी हो गई। यान बुआ को आते देख उन्होंने आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया, गैंग लीडर। अच्छा, यान बुआ ने सिर हिलाया, फिर अर्जुन रायजादा को अंदर ले गया। अंदर बैठे छोटे भाई बड़ी मात्रा में सामान ले जा रहे थे। यान बुआ हंसे, श्री, हाँ, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है? ये स्पष्ट रूप से सोने का खजाना है, सर, अर्जुन रायजादा ने कहा, छोटे भाइयों द्वारा बक्से को कठोरता से हिलाए जाने को देखते हुए और यह जानते हुए कि उनमें सोने जैसी मूल्यवान धातुएं होनी चाहिए। यान बुआ ने अपनी नजरें उठाई, ठंडी मुस्कान दी, फिर एक लकड़ी का बक्सा खोला जिसमें से ढेर सारी सोने की ईंटें निकली। उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था जब उसने कहा, ये सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। बॉस यान, एक आदमी इस दुनिया में नंगा आता है और उसी तरह वापस चला जाता है। धन ऐसी चीज है जिसे आप जन्म के समय अपने साथ नहीं ला सकते और न ही मृत्यु के समय अपने साथ ले जा सकते हैं। क्या बात है, अर्जुन रायजादा ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, पैसे के बिना कोई भी तुम्हें सम्मान नहीं देता। यान बुआ ने गुस्से से कहा, मैं उस दर्द को बहुत सह चुका हूं जो पैसे के बिना होने और नीची नजर से देखे जाने से आता है।
मैंने सड़कों पर भोजन के लिए भीख मांगी है, भिखारी गिरोह के साथ रहा हूँ, यहाँ तक कि कुत्तों ने भी मुझ पर हमला किया है। जब मैं छोटी थी तभी से मैंने धनवान बनने, कभी भी नीची नजर से न देखे जाने, श्रेष्ठ बनने की कसम खा रही ओबरॉय थी। अर्जुन रायजादा ने यान बुआ को देखा, जो एक और आत्मा थी जो दर्दनाक बचपन से पीड़ित थी। एक आह भरते हुए उसने अपनी युवावस्था पर विचार किया, जो यान बुआ से बहुत अलग नहीं थी। एक अनाथ के रूप में उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर थी, कम से कम उसे एक अनाथालय में रहने के लिए जगह थी, साथ ही थे एक प्यार करने वाली पालक माँ थी। ये सोचते हुए अर्जुन रायजादा को एहसास हुआ कि वह लंबे समय से अनाथालय नहीं गया था। बॉस यान, क्या आपके बचपन ने आपको कुछ नहीं सिखाया? बहुत सारे गरीब लोग आपके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। अब आपकी थोड़ी सी मदद से आप उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। इसका मुझसे क्या लेना देना है? यान बुआ ने ठंडे स्वर में कहा, श्रीमान। हाँ, मैंने आपको यहाँ मुख्य रूप से फ्लेम ड्रैगन गैंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए बुलाया है। यदि आप ऐसा करेंगे तो वाइस गैंग लीडर का पद आपका इंतजार कर रहा है। आप क्या कहते हैं? माफ कीजिए, मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता जिस पर मेरा विश्वास नहीं है। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया। मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं बस एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ, इच्छाओं के भंवर में नहीं फंसना चाहता। इसलिए बॉस यान, मैं आपके प्रस्ताव की सराहना करता हूँ, लेकिन मुझे इसे अस्वीकार करना होगा। अर्जुन रायजादा, क्या तुम नहीं समझते कि मैं यान बुआ किस तरह का आदमी हूँ? उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, जो मेरी आज्ञा मानते हैं वे जीवित रहते हैं, जो मेरी अवज्ञा करते हैं वे मर जाते हैं। क्या ऐसा है? क्या बॉस यान ने फैसला कर लिया है कि मैं आज यहाँ से जिंदा नहीं जाऊंगा? अर्जुन रायजादा ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। यान गैंग की हर चीज को देखते हुए क्या आपको लगता है कि आप अभी भी जिंदा बच सकते हैं? यान बुआ ने हाथ हिलाकर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में पूछा। कई छोटे भाइयों ने राइफलें लेकर उसे घेर लिया। अर्जुन रायजादा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बॉस यान मुझमें इतनी दिलचस्पी लेंगे। ये कितना सम्मान की बात है। अर्जुन रायजादा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस पर अच्छी तरह सोच लो, एक गलती को जीवन भर का पछतावा मत बनने दो। यान बुआ ने अपनी जेब से सिगरेट निकालते हुए ठंडे स्वर में कहा। एक छोटा भाई तुरंत उसे जलाने के लिए आगे आया। मुझे हमेशा से दूसरों द्वारा मजबूर किया जाना नापसंद रहा है। अर्जुन रायजादा ने हंसते हुए कहा, सावधान रहना बॉस यान, जबरदस्ती का अपराध न करना। मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें पकड़ो। यान बुआ ने हाथ हिलाया। तुरंत ही सभी लोग आगे बढ़ गए। सबसे पहले कई हटे कट्टे आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर हमला करने लगे। यान बुआ ने पहले ही तय कर लिया था कि या तो वह अर्जुन रायजादा को गिरोह में शामिल कर लेगा या उसे खत्म कर देगा। केवल दो विकल्प थे। अर्जुन रायजादा की मृत्यु के बिना यान बुआ यूनिवर्सिटी सिटी के क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता था। अर्जुन रायजादा ने ठंडी सांस छोड़ी। इस बार उसने पहल की, आगे बढ़ा, एक हटे कट्टे आदमी की गर्दन एक हाथ से पकड़ ली और फिर एक जोरदार किक मारी, जिससे वह आदमी हवा में उछल गया, जिससे पीछे से आ रहा दूसरा हमलावर भी गिर गया। यान बुआ की आंखें सिकुड़ गईं। अर्जुन रायजादा जितना अधिक बहादुर और कुशल साबित हुआ, यान बुआ की उसे मारने की इच्छा उतनी ही प्रबल होती गई। अर्जुन रायजादा ने 1 मिनट से भी कम समय में चाकू लिए कुछ लोगों को काबू कर लिया। बॉस यान, अगली बार मुझे ध्यान में रखना और कुछ बेहतर कौशल वाले लोगों को ढूंढना। अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन रायजादा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा? यान बुआ ने अर्जुन रायजादा को ठंडी निगाहों से देखा। हे यान नम टू, मुझे यकीन है कि तुम में हिम्मत नहीं है। अर्जुन रायजादा यान बुआ की ओर झपटा, उसका हाथ कांप रहा था और इससे पहले कि यान बुआ समझ पाता कि क्या हुआ, उससे वह सिगरेट छीन रियर ओबरॉय गई जो वह पी रहा था। अर्जुन रायजादा ने एक कश लिया और कहा, बुरा नहीं है। मैं बता सकता हूं कि यह चांगबाई माउंटेन ब्रांड है जो सैन्य जिला विशेष एजेंटों के लिए आरक्षित है। तसक वास्तव में प्रभावशाली, यहां तक कि इन सिगरेटों पर अपना हाथ रखने में सक्षम। इतना खराब भी नहीं। सस। यान बुआ ने अनायासी ठंडी सांस ली, ये जानते हुए कि अर्जुन रायजादा कुशल था, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह इतना दुर्जय होगा। उन्हें पता नहीं था कि पिछले 1 साल में अर्जुन रायजादा की ताकत लगातार बढ़ रही थी और उसका पीछा भी बढ़ रहा था। याओ ने न केवल अर्जुन रायजादा की भागने की क्षमता को निखारा था, बल्कि उसकी समग्र ताकत को भी बढ़ाया था। अधीनस्थ लोग आश्चर्य से देखते रह गए। अर्जुन रायजादा, तुम हद से ज्यादा आगे जा रहे हो। यान बुआ की आंखें चमक उठी और उसने कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं निपट सकता? पुरुषों, उसे पकड़ो। अचानक राइफलें लिए हुए वे लोग तेजी से आगे बढ़े और अपनी थूथनों से अर्जुन रायजादा को घेर लिया। अंधेरे बंदूक की थूथन का सामना करते हुए अर्जुन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यान नम टू, क्या आपको लगता है कि आपकी छोटी आग की छड़ें मुझे नीचे ले जा सकती हैं? अर्जुन रायजादा, मैं जानता हूं कि तुम कुशल हो, लेकिन चाहे तुम कितने भी चालाक क्यों न हो, तुम अभी भी एक क्लीवर के लिए कमजोर हो। यान बुआ ने ठंडी हंसी के साथ कहा। इसके अलावा आपके सामने हांगकांग से तस्करी करके लाई गई मशीनें गने हैं।
क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ, यान नम 2, आइए बात को घुमा फिराकर न कहें। तुम्हारी छोटी छोटी आग की छड़ियां सचमुच मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हें सचमुच कुछ ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो बंदूकों के बारे में सब कुछ जानते हो। अर्जुन रायजादा ने यान बुआ की ओर घृणा से देखा और आगे कहा, अपने आदमियों को देखो। वे बंदूकों को ऐसे चलाते हैं जैसे चूहे कुत्तों की तरह पेट के बल रेंगते हैं। लो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यह कैसे किया जाता है। इन शब्दों के साथ अर्जुन रायजादा ने छोटे भाइयों में से एक से राइफल छीन ली, जिससे वे डर गए और वे घबराहट में यान बुआ के सामने इकट्ठा हो गए। पलक झपकते ही अर्जुन रायजादा ने बंदूक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अलग कर दिया, बैरल को पहुंचा, फिर अगली ही पलक में उसे वापस जोड़ दिया, सेफ्टी कैच को छोड़ दिया, एक गोली भर ली और राइफल को उसके स्टॉक के साथ कंधे पर रखकर निशाना साधा। दृष्टि को यानबू एयर के साथ संरेखित किया, मुस्कुराया और कहा, यह एक अच्छी राइफल है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका उपयोग करने वाले लोग काया हैं, किसी को मारने की उम्मीद में सेफ्टी को भी नहीं हटाते। हास्यास्पद। बोलने के बाद अर्जुन रायजादा ने बंदूक छोटे भाई को वापस फेंक दी और फिर यान बुआ की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है यान नंबर 1, 2, मैं चला गया। मैं तुम्हारे साथ घूमने के मूड में नहीं हूँ। यदि आपके पास कुछ खाली समय है तो कुछ अच्छे काम करें। जियानबे शहर को हर समय मुर्गीगम में मत बदलिए। इसके अलावा जियानबे शहर में आपके नशीली दवाओं के कारोबार का पता भी जल्द ही पुलिस को चल जाएगा। हो सकता है कि अभी तुम मेरी बात न सुनो, लेकिन जब तुम जेल में होगे तो तुम समझ जाओगे। इन शब्दों के साथ अर्जुन रायजादा लिफ्ट में चढ़ गया और फिर सभी की ओर हाथ हिलाया। जाओ, उसे पकड़ो। छोटे भाई उन्माद में आगे बढ़े, लेकिन यान बुआ ने तुरंत उन्हें रुकने का इशारा करते हुए कहा, पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे जाने दो। अरे वैसे अपने छोटे भाइयों से कहो कि वे अपनी पत्रिकाएं लोड कर लें। बिना मैगजीन वाली बंदूक असल में बंदूक नहीं है ना? ये बिना लिंग वाले आदमी की तरह है, क्या आप उसे आदमी भी कह सकते हैं? अर्जुन रायजादा हंसा। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हुए, यान बुआ ने अपने आदमियों की ओर देखा, जिन्होंने अपना सिर नीचे झुका रखा था, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, और उन्होंने अपने आग्नेयास्त्रों की जांच शुरू कर दी। निश्चित रूप से कुछ ने अपनी मैगजीन नहीं लगाई थी, कुछ अपनी सेफ्टी खोलना भूल गए थे, तथा अन्य ने एक भी गोली नहीं भरी थी। कई समस्याएं स्पष्ट थीं, और यान बुआ ने उन्हें शर्मिंदगी से घूरते हुए चिल्लाया, बेकार। बंदूकें पाने में इतनी परेशानी के बाद भी आप अभी तक नहीं जानते कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। तुम्हें इतने दिनों तक सिखाया गया है और फिर भी तुम गलतियां करते हो। अपने कार्यों पर विचार करो। हाँ, गिरोह का नेता। उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया और एक एक करके चले गए। प्रत्येक के हाथ में एक राइफल थी। एक दिलचस्प आदमी। यान बुआ ने थोड़ा आंखें सिकोड़ी और एक और सिगरेट अपने मुंह में डाल ली। तभी उसका छोटा भाई जल्दी से उसे जलाने के लिए आगे आया। जब अर्जुन रायजादा बाहर आया तो सुबह का समय हो चुका था। दरवाजे पर खड़े सुरक्षा गार्ड को यान बुआ का संदेश मिला और उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। अर्जुन रायजादा सीधे बाहर चला गया और फिर लापरवाही से एक टैक्सी बुलाकर शिन्हाई अपार्टमेंट की ओर चल पड़ा। रात का दृश्य बहुत सुंदर था, विशेषकर कोस्टल एवेन्यू से गुजरते समय ये दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था, जहां स्ट्रीट लाइटें समुद्र की गर्जना को सुन रही थीं, जो दिल को और भी अधिक उत्तेजित कर रही थीं। 110 अध्याय 106 अध्याय 104 वसंत ज्वर। पूरी रात नींद न आने के कारण अंततः सुबह के समय वह सो गया। हालांकि जब सुबह हुई तो लियू मोमो का फोन तुरंत आ गया। युवा लड़की सारी रात अर्जुन रायजादा के साथ अपनी डेट के बारे में सोचती रही। उसके साथ स्ट्रीट शॉपिंग करने के विचार से इतनी उत्साहित थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वह सुबह सुबह ही अपने घर से आधे घंटे से अधिक समय की बस लेकर शिन्हाई अपार्टमेंट पहुंची थी। शिन्हाई अपार्टमेंट पहुंचने के बाद वह तुरंत ऊपर नहीं गई। इसके बजाय उसने बड़ी मेहनत से अर्जुन रायजादा के लिए नाश्ता खरीदा और उसके बाद ही उसे फोन किया। लियू मोमो बचपन से ही हमेशा विचारशील रही थी, इसलिए वह जानती थी कि बिन बुलाए मेहमान बनना बहुत अशिष्टता थी। मोमो, सुप्रभात। अर्जुन रायजादा ने अपनी आंखें खोली और 8:30 बज चुके थे। भाई अर्जुन, सुप्रभात। क्या आप अभी तक उठे हैं? लियू मोमो की आवाज वसंत में बुलबुल की चहचहाहट जैसी थी, असाधारण रूप से स्पष्ट और स्फूर्तिदायक। अर्जुन रायजादा ने गहरी सांस लिए ओबरोए और कहा, मैं ऊपर हूँ, ऊपर आओ। जैसे ही कॉल समाप्त हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन रायजादा लाल आंखों के साथ उसे खोलने गया। उन्होंने देखा कि लियू मोमो पहले से ही सफेद स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए थी और बहुत ही सुंदर और तरोताजा लग रही थी, बिल्कुल एक स्कूली छात्रा की तरह। लियू मोमो ने नाश्ता पकड़े हुए कहा, भाई अर्जुन, ये रहा आपका नाश्ता, सोया दूध और तले हुए आटे की छड़ें। ही तुम छोटी, इतनी जल्दी आ गई। अर्जुन रायजादा ने जम्हाई लेते हुए कहा, सप्ताहांत की छुट्टी मिलना कितना मुश्किल है, तुम्हें पता है क्या? पब फ्यूचर विज्ञापन। क्या आप थक गए हैं भाई अर्जुन? अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम वापस सो जाओगे, मैं यहीं इंतजार करूंगी। लियू मोमो ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई, वह बहुत दयनीय लग रही थी। अर्जुन रायजादा तुरंत सोफे से उठ खड़ा हुआ और बोला, कोई बात नहीं, चूंकि मैंने मोमो से वादा किया था, इसलिए मैं आज का दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा।
ये बहुत बढ़िया है। लियू मोमो खुशी से उछल पड़ी, 3 फीट ऊंची उछली और जल्दी से अपने लाल होठों से अर्जुन रायजादा के गाल पर चुंबन किया। फिर वह कमरे में भागी, उसका चेहरा लाल हो गया था। अर्जुन रायजादा ने उस जगह को छुआ जहां अभी भी गर्मी थी, यह अनुमान लगाते हुए कि यह छोटीनी शायद वसंत बुखार की चपेट में थी। जल्दी से नहाने के बाद अर्जुन रायजादा ने जल्दी से नाश्ता किया और फिर लियू मोमो को दरवाजे से बाहर खींच लिया। बड़े सप्ताहांत पर वह उसके साथ साउथ गेट पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट की ओर चल पड़ा। सप्ताहांत में साउथ गेट पर भीड़भाड़ थी और लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। अर्जुन रायजादा को अंततः एक पार्किंग स्थान मिल गया और उसने अपनी टूटी फूटी छोटी ऑटो को वहां पार्क कर दिया। ऐसा नहीं था कि अर्जुन रायजादा BMW Z4 चलाना नहीं चाहती थी, मुख्य समस्या ये थी कि यह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली थी। इसे चलाने से संभवतः आपको पहचान मिल जाएगी। इसलिए जब से अर्जुन रायजादा ने आखिरी बार उस चमकदार लाल BMW को चलाया था, तब से वह छोटी जर्जर ऑटो के साथ ही रह रहा था, भले ही वह एक सेकंड हैंड कार थी जिसे खरीदने के लिए उसने कड़ी मेहनत से पैसे कमाए थे। मोमो, आज तुम क्या खरीदने की योजना बना रही हो? अर्जुन रायजादा ने उत्सुकता से पूछा। जब उसने कल उससे पूछा तो उसने इसे गुप्त रखा। मैं पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मैं अंडरवियर खरीदना चाहती हूँ। लियू मोमो का चेहरा लाल हो गया और कई बार बुदबुदाने के बाद उसने आखिरकार सच उगल दिया। अर्जुन रायजादा दंग रह गया और आश्चर्य से बोला, क्या तुमने पिछली बार कुछ नहीं खरीदा था? नहीं, पिछली बार ब्रा थी। लियू मोमो शर्मा गई। ठीक है, मुझे समझ नहीं आया। अर्जुन रायजादा ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। छोटी नी बड़ी हो रही थी, उसका शरीर धीरे धीरे विकसित हो रहा था, इसलिए उसके अंडरवियर जल्दी जल्दी बदले जा रहे थे। अर्जुन रायजादा ने लियू मोमो के पीछे की ओर देखा और वास्तव में देखा कि लिटिल नी के नितंब थोड़े बड़े हो गए थे, बहुत ही आकर्षक और आकर्षक, इतना कि अर्जुन रायजादा भी उसे छूने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी निगाहों के सामने लियू मोमो का चेहरा और भी लाल हो गया। दोनों को एलिस ब्रांड का अधोवस्त्र स्टोर मिला और वे उसमें कूद पड़े। एक विक्रेता उनका स्वागत करने आया, लेकिन लियू मोमो ने उसे विनम्रतापूर्वक वापस भेज दिया। इस बार लियू मोमो ने खुद ही अंडरवियर चुनने का फैसला किया। दरअसल वो मुख्य रूप से अर्जुन रायजादा की राय जानना चाहती थी, ये देखने के लिए कि उसे किस तरह का अंडरवियर पसंद आएगा। भाई अर्जुन, पिछली बार जब मैंने खरीदा था, जब मैंने ब्रा खरीदी थी और आपने मुझे बहुत सारी सलाह दी थी, इसके अलावा वे वास्तव में आरामदायक थी। लियू मोमो ने अर्जुन रायजादा की बाह पकड़ते हुए कहा, तो इस बार मैं आपको अंडरवियर चुनने में मदद करने के लिए अपने साथ बाहर खींच लाया। भाई अर्जुन, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? ठीक है। अर्जुन रायजादा अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, मोमो, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं हर काम में माहिर हूँ? मैं क्या नहीं जानता, बस एक बार कोशिश करके देखो। लियू मोमो ने अलमारियों पर महिलाओं के अंडरवियर की रंग बिरंगी श्रृंखला पर नजर डाली। सभी रंग और आकार, कम कमर से लेकर उच्च कमर तक, कार्टून अंडरवियर से लेकर कामुक सेक्सी अंडरवियर तक, हर प्रकार का प्रतिनिधित्व किया गया था। 8 फिल्में जिन्होंने अपने ऑफ स्क्रीन ड्रामा से सुर्खियां बटोरी। ब्रेनबेरीज। लियू मोमो ने बेतरतीब ढंग से कुछ जोड़े उठाए और पूछा, भाई अर्जुन, क्या ये ठीक है? मुझे लगता है कि वे ठीक हैं। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। तब क्या हमें उन्हें खरीदना चाहिए? लियू मोमो ने जल्दी से पूछा। इन्हें खरीद लो, सबको खरीद लो। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से सिर हिलाया। अंडरवियर के विभिन्न आकारों को देखते हुए उन्होंने कल्पना की कि वे लियू मोमो के शरीर पर कितने अद्भुत लगेंगे। लियू मोमो ने अर्जुन रायजादा को कैशियर के पास खींचकर खरीदारी के लिए भुगतान किया। इसके बाद वे अधोवस्त्र की दुकान से बाहर भाग गए। लियू मोमो ने अर्जुन रायजादा के कान में शर्माते हुए फुसफुसाया, भाई अर्जुन, जब हम वापस आएंगे तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए पहनकर देखूंगी, ठीक है? सस। अर्जुन रायजादा ने तुरंत ठंडी हवा में सांस ली, उसकी आंखें अनायास ही चौड़ी हो गईं और उसके अंदर एक दुष्ट ज्वाला भड़क उठी। उसके पेट के निचले हिस्से में तुरंत जलन होने लगी। लियू मोमो, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, ने जल्दी से अर्जुन रायजादा का हाथ खींचा और बाहर भाग गई। साथ साथ चलते हुए दोनों एक प्यारे जोड़े की तरह लग रहे थे। लियू मोमो ने अर्जुन रायजादा को फूड स्ट्रीट की ओर खींच लिया। दक्षिण गेट फूड स्ट्रीट जियांगहुआई शहर का एक सांस्कृतिक दृश्य था। ये फूड स्ट्रीट वहां काफी समय से थी। जियांगहुआई शहर के विकास के बाद से ही यहाँ के निवासियों में खाने पीने की परंपरा बनी हुई है। आकाश में उड़ने वाली, जमीन पर दौड़ने वाली या पानी में तैरने वाली कोई भी चीज जियांगहुआई के लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन बन सकती थी।